गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? ऑल गुड। बच्चे बोले सर आज छुट्टी होनी चाहिए थी। नहीं, ज़्यादातर लोग की छुट्टी है, कोई बात नहीं। तो कल की क्लास में बेटा ऑल द ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने बिजनेस लॉ पेपर के बारे में, तो फैन कम कीजिए, हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया था कि साहब इस पेपर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और आज मैं आपको पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और मैंने बताया बेसिकली इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि साहब लॉ यहाँ से व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट इज द कि लॉज क्या होते हैं, लॉज का मतलब क्या होता है, लॉज बनते कैसे हैं, लॉज बनाता कौन है, ये सारी बातें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अच्छा, इसके अंदर मतलब बेसिकली इंडिया जो पूरा देश चल रहा है तो उसको कैसे रेगुलेट, अच्छा रेगुलेट वर्ड का मैं समझते हो, चलाना कोई भी चीज़ को आप वो कैसे, कोई ना कोई मैकेनिज्म, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अब आप इस क्लास में बैठे हैं तो क्लास में बैठे हैं तो क्या क्लास को भी तो एक रेगुलेट किया था, कुछ नियम है कि साहब इतने बजे क्लास स्टार्ट होगी, क्लास के अंदर मोबाइल यूज करना अलाउड नहीं है, तो कुछ नियम है। एंड बाय ऑल दीज नॉर्म्स वी आर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ द क्लास। तो वैसे ही देश भी में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पूरा ओवरऑल जो पूरा कंट्री है वो कैसे रेगुलेट हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें चल रही है, इससे एक ओवरऑल एक आइडिया मिलेगा। एंड उसके बाद हम अलग अलग डिफरेंट एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इन 2-3 क्लासेस। एंड छोटा सा चैप्टर है लेकिन इससे एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि व्हाट आर लॉज, हाउ द लॉज आर मेड, हु मेक्स द लॉ एंड उसके इम्प्लीकेशन। देन उसके बाद हम अलग अलग लॉज स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। एंड ये आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अमन बेटा आपके यहाँ वॉइस क्लियर आ रही है? अमन, या वॉल्यूम का भी प्रॉब्लम है? हल्का सा बढ़ा दो रवि जी। सबसे पहले आप मुझे बताएं, अगर आपसे ये पूछा जाए बहुत ही एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़्यादा हो गया थोड़ा कम, एक जस्ट कॉमन मैन की एक अंडरस्टैंडिंग है कि सब लॉ क्या होता है, व्हाट आर लॉज, क्या समझते हो? एनीवन हु हैव एनी आइडिया कि साहब मैं ये समझता हूँ, ठीक है? अमन एंड शुभम, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? अमन एंड शुभम, यस। एक जो भी एक, कोई मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात की क्या आप समझते हैं लॉ से, ठीक है? कोई माइक देने वाला नहीं है? Sir, sir, law is comprised of acts and rules by the government. लॉज आर, हाँ बोलो बोलो क्या बोलते हैं, एक्ट्स? Laws basically comprise of the acts and rules that has government established for a process of conduct to be followed in the country. ओके, कुछ हद तक सही है। इनके आगे हाँ आप बोलो बेटा। Sir, legal rules and regulations to run the country. लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। इधर भी एक बार रवि जी इनको माइक दीजिए। अच्छा यही था, ठीक है। ये बंदा बोल रहा है साहब मेरा काम हो चुका है। अच्छा, ये इन्होंने जो दोनों बच्चों ने बताया और ये बोला कि ये भी बोला कि मेरा भी यही व्यू है, और बाकी बच्चे भी आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ। तो एक बहुत कॉमन से एक जनरल सी बात करते हैं, देखिए can I say that law is nothing but basically set of certain norms। वो जो आप एक्ट्स वैक्ट्स बोल रहे हो तो हम बाद में आते हैं, पहले एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं लॉ होता क्या है। वो तो आप नाम बताएं कि लॉ एक्ट होता है, वो एक्चुअली नाम बताएं कि लॉ इन द फॉर्म ऑफ एक्ट।
एक्ट में क्या होता है, रूल्स में क्या होता है, रेगुलेशन में क्या होता है, वो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सेट ऑफ सर्टेन नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स, set of certain norms or principles to be followed by society. इसका मतलब कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए, नॉर्म्स बनाए गए हैं, सिद्धांत बनाए गए हैं, जिसे कौन फॉलो करे, सोसाइटी. तो मतलब बनाने वाले ने बनाया किसके लिए, समाज के लिए बनाया कि समाज को फॉलो करना है. अब सवाल उठता है क्यों बनाया, ये कुछ सोच के बनाया होगा ना, सब नहीं होंगे तो क्या दिक्कत आएगी. तो हम कह सकते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी. In order to maintain peace and harmony in the society. In order to maintain the peace and harmony in the society. कि बनाने वाले ने ये सोचा कि ये लॉ बनाए गए कि अगर ये लॉज नहीं होंगे तो समाज में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी, एंड लड़ाई झगड़े, क्योस समझते हो, ठीक है, लॉट ऑफ, मतलब समाज पूरा क्योटिक हो जाएगा, लॉट ऑफ क्योस विल बी देयर. एंड इसलिए कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए और वो बनाए गए समाज के लिए, सो दैट समाज में हर व्यक्ति इसको फॉलो करे, एवरी पर्सन हैज टू फॉलो इट, सो दैट देयर इज अ पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी. दैट इज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी कैन से अबाउट द लॉज. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. अच्छा, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ लॉज इज ट्रैफिक लॉज. अच्छा, लॉज बहुत तरीके के हैं, तो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ लॉज इज द ट्रैफिक लॉज. अच्छा, रोड पे आप हम चलते हैं, गाड़ियां चलती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, लाइट मोटर व्हीकल्स, हैवी मोटर व्हीकल्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो सड़कों पे एक साथ इतनी चीजें हो रही हैं, क्या जो भी सड़क पे आ रहा है क्या उसको एक सर्टेन नियम कानून मानने हैं? ये सुनो, चाहे वो पैदल चल रहा हो, चाहे 2 व्हीलर चला रहा हो, चाहे 4 व्हीलर चला रहा हो, चाहे हेवी व्हीकल चला रहा हो, एक बस, ट्रक, व्हाटएवर, अल्टीमेटली उसे कुछ नियम कायदे कानून फॉलो करने हैं. अच्छा, क्यों बनाए गए नियम, जिसको ट्रैफिक लॉज बोल रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लॉ. वेरियस काइंड्स ऑफ लॉज आते हैं, मैं एक एग्जाम्पल से भी समझा रहा हूं आपको, ठीक है. अच्छा, अगर ट्रैफिक लॉज ना हो तो क्या रोड पे कंप्लीट क्योस हो जाएगा? यस और नो. एंड वहां पे कितने तो एक्सीडेंट्स होंगे, कितने जाम लगेंगे. एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. मान लिया कभी कभी देखते हो किसी पर्टिकुलर आपको क्रॉसिंग के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल खराब हो जाते हैं. देखो कई बार आप लाल बत्ती खराब हो गई तो क्या देखते हो, जाम लग जाता है. तो हर आदमी अपनी मनमानी कर रहा है, पर चारों तरफ से क्या हुआ, गाड़ी लोग बीच में आके डेडलॉक हो जाता है, कोई मूव ही नहीं कर रहा, जाम लग गया. अच्छा, ये किसकी वजह से हुआ? बिकॉज वहां पे वो ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रही. तो अब सोच के देखो, ये तो एक पर्टिकुलर जगह ट्रैफिक नॉर्मली काम करती है, उस समय काम नहीं कर रही. हो सकता है आधे घंटे की प्रॉब्लम हो, 1 घंटे की प्रॉब्लम हो, ठीक है. लेकिन सोच के देखिए, अगर कोई नियम ही नहीं हो रोड पे, कोई ट्रैफिक लॉज आपकी कोई चीज ही नहीं हो, तो सड़कों का क्या हाल हो जाएगा? सड़कों का क्या हाल हो जाएगा? सोच के देखिए. डोंट टू थिंक इतने तो एक्सीडेंट्स होंगे और जाम ही जाम लगा रहेगा, कितने इश्यूज अराइज हो जाएंगे. तो क्या इन ऑर्डर टू मेंटेन द ऑर्डर, सम रोड पे चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से चले, सिस्टमेटिक. अब देखना रोड पे जब सब लोग ट्रैफिक लॉज को प्रॉपरली फॉलो करके काम चला रहे गाड़ी, देखना चीजें स्मूथ चलती है. मतलब आपको ठीक है, जो रश गाड़ियों को अलग बात है, बट मूवमेंट है, ये नहीं कि सब जाम लगा हुआ, ये लगा हुआ नहीं. गड़बड़ कब होती है? जहां कोई ना कोई उस नॉर्म्स को अगेंस्ट जाता है, वो नॉर्म्स के अगेंस्ट जाता है, वहां पे दिक्कत. देखना, अगर आप रेड लाइट है और आपको सपोज टू स्टॉप, बट आप क्रॉस कर रहे हैं, क्या देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक्सीडेंट? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट और नॉट? वो दूसरी साइड से वो गाड़ी आ रही है जिनका ग्रीन हो रखा है, वो तो सही चल रहे हैं, और आप रेड में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट? इट मीन्स सब गड़बड़ कैसे हो रही है? बिकॉज या तो नियम है नहीं, और हैं लोग फॉलो नहीं कर रहे. अब सोच के देखो, अगर नियम कानून हो ही ना, तब कितनी समस्या हो जाए, कितनी, मैंने बताया, एक थोड़ी देर के लिए एक पर्टिकुलर जगह अगर ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं करती है तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है. अब सोचिए, और अगर कोई ट्रैफिक लॉज नाम की कोई चीज़ ही नहीं हो, दे इज नो लॉ लाइक ट्रैफिक लॉ, जिसको जो करना है सड़क पे जाए करे, आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम? बहुत इशूज, क्या बहुत ज़्यादा, एंड देयर विल टोटल कियोस ऑन द रोड्स.
एग्जैक्टली उसी तरीके से आई कैन से दैट कि समाज के जितने भी एस्पेक्ट हैं, हर एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ समस्या अराइज हो जाएगी अगर देयर आर नो लॉज एंड लॉट ऑफ इश्यूज विल अराइज, एंड दैट्स वाई टू मेंटेन, टू इन ऑर्डर टू इंश्योर कि क्योस इज नॉट देयर, चीज़ें ऑर्गेनाइज है एंड समाज में पूरी हारमनी है एंड व्यवस्थित तरीके से समाज चल रहा है, ऑर्गेनाइज तरीके से, एंड सोसाइटी में हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज है, उसके लिए वी नीड लॉट ऑफ नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स, एंड जो समाज में हर बंदा उसको फॉलो करे, एंड उसी नॉर्म्स और प्रिंसिपल हम क्या बोल रहे हैं, लॉ। क्या बोल रहे हैं, लॉ। तो लॉ इज नथिंग दैट इज द सेट ऑफ सर्टेन नॉर्म्स प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय हुम, सोसाइटी, जिससे क्या होगा, समाज में पीस एंड हार्मनी होगी एंड क्योटिक सिचुएशन डेवलप नहीं होगी, अदरवाइज देयर विल बी अ क्योटिक सिचुएशन। आई होप यू अंडरस्टैंड क्योटिक सिचुएशन। अच्छा, क्योस की स्पेलिंग को बताएगा, CHAOS, ठीक है। इसकी स्पेलिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन में बहुत फर्क है, ठीक है। कई लोग तो चाओस बोलते थे, ठीक है। तो क्योस इज द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, क्योटिक सिचुएशन। तो कई बार क्या होता है, अगर मतलब हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है एंड लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, बोलते थिंग्स आर, जो आम भाषा होते हैं मेसअप हो गया, चीज़ें क्या हो गई, मेसअप हो गई, ठीक है। एंड लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, थिंग्स आर नॉट ऑर्गेनाइज एंड क्योटिक सिचुएशन, हर जगह क्योटिक हो जाएगा अगर लॉज नहीं होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम अपना लेते हैं। अच्छा, इस क्लास को सही तरीके से चलाएं, क्लास के अंदर आपको हार्मनी मेंटेन हो, और आप क्लास में आए हैं और मैं पढ़ाने के लिए, आप पढ़ने के लिए आए हैं, तो एक क्लास का आउटपुट 2 घंटे क्लास है, हम क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस करें, आपको सीख के जाएं, तो क्या उसके लिए कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए, हाँ या ना। एक क्लास के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू, डूज एंड डोंट्स पढ़ते। अच्छा बताइए, ये आपके नियम बताए गए होंगे सब, ये क्लास में ऐसे करना है, ये करना है, टाइम से आना है, क्लास के अंदर मोबाइल नहीं यूज कर सकते, बातें नहीं करनी है। अच्छा, ये सब क्या है, कुछ नियम आपके लिए, कुछ मेरे लिए, सबके लिए, ठीक है। इससे ओवरऑल पर्पस क्या है, क्लास का डेकोरम मेंटेन रहे, क्लास में कियोस्क क्रिएट ना हो। अब जो कोई नियम नहीं है, हम बोलते हैं जिसका जो मन है क्लास में कर सकता है। भाई साहब कोई लेट गया, कोई गप्पे मार रहा है, कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, तो क्या आपको लगता है क्लास का आउटपुट आ जाएगा, आ जाएगा? अच्छा, क्या एक के चक्कर में दूसरे डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, क्लास बेकार हो जाएगी। इसका मतलब क्लास सुचारू रूप से ऑर्गेनाइज तरीके चले, क्या यहाँ पे तो कुछ नियम कायदे कानून, वो भी तो लॉज ही है। ये सुनो, हमने अपने क्लास के नियम बना रखे हैं, और वैसे समाज के लिए जो नियम, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ बोल देते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसका तो व्हाट इज लॉ? लॉ इज अ सर्टेन सेट ऑफ नॉर्म्स प्रिंसिपल्स, ठीक है, मेड फॉर द सोसाइटी टू बी फॉलोड बाय, सोसाइटी फॉलो कर, सोसाइटी के लोगों को वो फॉलो करना है, जिससे समाज के अंदर कियोस ना हो एंड समाज में चीजें बहुत वेल ऑर्गेनाइज हो एंड देयर इज अ कंप्लीट पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, एक चीज देखो, इतनी जनरल से हमने डिस्कशन किया अबाउट द लॉ, इसमें बार बार आ रहा है कि सब बनाया, अच्छा लॉ बनता किसके लिए, समाज के लिए। अच्छा, उस लॉ को फॉलो किसने करना है, समाज ने, जिससे क्या हो, समाज में कियोस ना हो एंड समाज में पीस एंड हार्मनी। तो आप देख रहे हैं सारे डिस्कशन में बार बार सोसाइटी आ रहा है। लॉज आर मेड फॉर सोसाइटी टू बी फॉलोड बाय सोसाइटी टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। तो एक बात इससे समझ में आती है कि सब कुछ हम समाज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। समाज के लिए नियम कायदे कानून बनाए गए, समाज के लोगों को इसे फॉलो करना है सो दैट समाज में पीस एंड हार्मनी हो। ये सुनो, समाज में क्योस ना क्रिएट हो, चीजें डिसऑर्गेनाइज ना हो जाए एंड दे जो वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी। नाउ इसका मतलब, अगर मुझे लॉज को सही ढंग से समझना है, तो क्या सबसे पहले मुझे समाज की समझ डेवलप करनी पड़ेगी। आई नीड टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोसाइटी। अगर मैं समाज को समझता हूं तो क्या मैं लॉ को बेहतर समझ सकता हूं, ये सुनो। बट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड द सोसाइटी, क्या होगा, आपको क्या, आप लॉ को भी अच्छे से अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। जब लॉ के प्रोविजन पढ़ोगे, कंटेंट्स पढ़ोगे, अलग अलग लॉज पढ़ोगे, आप ढंग से नहीं पढ़ोगे। समाज के लिए बना है और समाज की समझ नहीं है, इसलिए एक बात बताता हूँ, और भाई मैं बार बताता हूँ, बताना हमारा काम है, समझाना हमारा काम है, और उसको फॉलो करना आपका काम है। और बस दोनों तरफ से काम होगा, मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, आपको फॉलो करना है। इफ यू डोंट फॉलो इट, आउटपुट नहीं आएगा। अच्छा, समाज को समझने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कह सकते हैं इफेक्टिव तरीका क्या है कि समाज को हम अच्छे से समझें। अच्छा, कहीं बता सर समझाया हुआ है, क्या समझना है, कुछ नहीं समझा हुआ है, कुछ नहीं समझा हुआ है। देखिए क्या होता है, एक कंसेप्ट बोलते हैं टू सी,
एवरीवन सीज, भगवान ने जिसको भी आंखें दी सब देखते हैं, बट कितने लोग ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्जर्व और सी में बहुत फर्क होता है। कोई जो डीपली देखना और समझना एक्चुअली क्या हो रहा है, बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो मैं हमेशा होता बिकम अ गुड ऑब्जर्वर, बिकम अ गुड ऑब्जर्वर। अगर इफ यू आर गुड ऑब्जर्वर, आपके आसपास क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे आपको समाज की समझ डेवलप होती है। बहुत कम लोग अच्छे ऑब्जर्वर हैं, ज़्यादा तो सब देखते हैं खाली, बट उस पर ध्यान नहीं देते हो क्या रहा है, तो दे डोंट अंडरस्टैंड द सोसाइटी, ठीक है। एंड इफ यू रियली ऑब्जर्व, यू आर अ कीन ऑब्जर्वर, तो आपकी समाज की समझ अपने आप ही अच्छी होगी, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट आपको लॉ भी बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, समाज को समझने का सबसे अच्छा जरिया और सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर। अच्छा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या न्यूज़पेपर में हमारे समाज से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ होती है? सोशल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, इकोनॉमिक बिजनेस वर्ल्ड की न्यूज़, ये सुनो, इंटरनेशनल न्यूज़, हर तरह की न्यूज़ होती है। तो समाज के जितने एस्पेक्ट्स हैं, अब जैसे इलेक्शंस होने वाले, इलेक्शन से रिलेटेड सारी न्यूज़ हैं, ये सुनो, ठीक है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बात हो रही है, किसी दो कंट्री में कोई इशू चल रहा है, कोई डिस्कशंस हो रही हैं, कोई आपस में ट्रीटीज हो रही हैं, उसकी न्यूज़ है, ये सुनो। आपको बिजनेस वर्ल्ड में इंडिया में कोई कंपनी ने कुछ किया, उसकी न्यूज़ है। इट मीन्स क्या ये एक जरिया अखबार जिसके थ्रू समाज के हर एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इंटरनेशनल एस्पेक्ट, हम हर चीज़ की जानकारी हमें मिलती है। तो क्या ये एक ऐसा जरिया जिसके थ्रू हम समाज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं? ये सुनो, इसलिए आज से आप सबको एक प्रॉमिस करना है कि रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? और आई कैन एश्योर यू, अगर आप एक करके देखो, 1 महीने बाद आप खुद बोलोगे कि सब मैं अपने आप में डिफरेंस पा रहा हूं, मैं अपने आप को बेहतर पर्सन पा रहा हूं। 1 महीने के अंदर ही मैं अपने आप को बेहतर पर्सन पा रहा हूं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि साहब थोड़ी थोड़ी समाज के बारे में मेरी समझ बेहतर हो रही है, ठीक है, मैं चीज़ों को अब बेहतर समझने लगा हूं, ठीक है। और ये नहीं एक दिन का चीज़ नहीं, लेकिन आपको चेंज थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब कई बच्चे बोलते हैं सर अखबार इतने सारे पेज होते हैं। स्टार्ट विथ बेसिक न्यूज़पेपर। कई बच्चे ना हाई फाई बातें करते हैं, हाई फाई एकदम 0 लेवल स्टार्ट करें। अब अखबार में कई बच्चे बोलते हैं सर कौन सा अखबार? अच्छा, इकोनॉमिक टाइम्स मत लगवा लेना, ठीक है, समझ में कुछ नहीं आएगा, काला अक्षर भैंस बराबर, फिर क्या होगा तुम छोड़ दोगे। इसलिए एकदम बेसिक न्यूज़पेपर। अभी आप नहीं समझ, ज़्यादा टेक्निकली स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहाड़ पे चढ़ना तो सीधे थोड़ी छलांग मार देना, ठीक है, धीरे धीरे चढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए 2 न्यूज़पेपर में कोई भी 2 न्यूज़पेपर ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, और ऐसा मत हो ना इन अखबारों के साथ मेरी कोई सेटिंग है, मुझे कोई कमीशन मिलने वाला है, तुम अखबार पढ़ोगे तो, ठीक है। कई बच्चे होते हैं ना दिमाग लगाते हैं, सर क्यों प्रमोट कर रहे हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स, दोनों में से कोई भी एक अखबार लगवा लीजिए। अच्छा, क्या बहुत महंगी चीज़ है? पूरे महीने के अखबार का मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो खर्चा है 200 रुपये का है। अच्छा, उसको भी लास्ट में, महीने के लास्ट में बेचो को रद्दी में 50 रुपये वापस मिल जाएंगे, है ना। तो इससे सस्ता कोई सोर्स नहीं है, और जानकारी का भंडार है, जानकारी का भंडार है। इतनी सस्ती कोई चीज, 150 रुपये 200 रुपये क्या होता है? एक बार जाके पिज्जा मुंह में रखते हो साहब, पता नहीं कितने पैसे दे आते हो। पूरे महीने अखबार पढ़ने मिला और हर तरह की इन्फॉर्म है। अच्छा, एक और बात, इससे एक फायदा और होगा। अच्छा, इसे क्या, न्यूज़पेपर पढ़ने से समाज की समझ तो बढ़ेगी, हर पॉलिटिकल न्यूज़, सोशल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, हर तरह की चीज़ आपको समझ में आएगी। ये सुनो, तो जैसे जैसे समाज की समझ बढ़ेगी तो क्या ऑटोमेटिक, इट्स नॉट अबाउट दी लॉज, ठीक है। अच्छा, आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, व्हाटएवर, अल्टीमेटली समाज का पार्टी बनना है ना। मंगल ग्रह पे जाकर तो काम नहीं करना ना। सब मैं सीए बनने का मंगल ग्रह पे जाऊंगा, वहाँ ऑडिट करूंगा, किसकी करोगे ऑडिट वहाँ? इसी समाज में रहना ना। तो समाज के बारे में, इट्स नॉट ओनली अबाउट लॉज, लॉज में तो है ही कि भाई समाज, ओवरऑल समाज की समझ को बेहतर करो। अच्छा, मोर यू अंडरस्टैंड, तो आपने देखना यू बिकम अ बेटर पर्सन। और ज्यादातर लोगों को आजकल देखा गया है, डिग्रियां होती हैं, दे इंजीनियर, दे डॉक्टर, दे चार्टेड अकाउंटेंट, दे कंपनी सेक्रेटरी, सो मेनी, CFA, फलाना डिग्ना, MBA, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है। अच्छा सुनो, आजकल ज़्यादातर बच्चों, मेरी जनरल नॉलेज बहुत पुअर है। तो जनरल नॉलेज किताब पढ़ने से जनरल नॉलेज नहीं बढ़ती है। जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है? जनरली जो चीज़ें हैं, ये कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। तो जनरली समाज के बारे में समझ,
तो उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है? अखबार। आप रेगुलर अखबार, और इनमें से एक अखबार लगवा लीजिए। स्टार्ट करना कैसे बताता हूं। खाली फ्रंट पेज पढ़ना शुरू करो, और फ्रंट पेज में भी दिक्कत है, खाली फ्रंट पेज की 2-3 न्यूज पढ़ना शुरू करो। स्टार्ट इससे करो, 15 मिनट ही पढ़ो, लेकिन शुरू करो। अच्छा, शुरू में हो सकता है आप पढ़ोगे तो साहब मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूं? देखो, एक कोई भी काम नया करते हैं तो क्या आपको रेजिस्टेंस तो आता ही है। ये सुनो, तो तरीका कि आप एक ही न्यूज पढ़ो, स्टार्ट विथ 1 न्यूज, ठीक है, 10 मिनट लगेंगे। ये सुनो, और हार्ड कॉपी लगवाओ। ये मोबाइल में पढ़ना ऐसा बकवास है। सर मैं अखबार वहां पे मोबाइल में, मतलब मालूम है सब आता है आजकल। तो जब से ये इंटरनेट मोबाइल में डेटा चलने लगा है तो सारी दुनिया आपकी जेब में है ना। कुछ भी खोलो वहां पे। कई बच्चे पढ़ाते पढ़ाते बीच में टीचर ने कुछ बोला, बीच में गूगल पे सर्च मार देते, सर ने सही बोला कि नहीं बोला, वो भी चेक करता रहता है वो। तो फोकस समझने में नहीं, फोकस क्या दूसरे को चेक करने में है। भाई एक सिंपल सी बात है, जो बंदा यहाँ बैठ के इतने लोगों को हैंडल कर रहा है तो कुछ तो बात होगी तभी हैंडल कर पा रहा है। तो ज़्यादा उसमें मत पड़िए, समझने में फोकस कीजिए। कई लोगों को ये सब की बड़ी बीमारी होती है, फटाफट चेक करते हैं, ठीक है। गूगल पे आधी ज़्यादा चीज़ें गलत लिखी हुई है, इसलिए गूगल के बारे में ज़्यादा। अच्छा, एक वर्ड होता है इंफॉर्मेशन, एक वर्ड होता है नॉलेज। क्या दोनों बात में डिफरेंस होती है? तो गूगल कैन ओनली गिव द इंफॉर्मेशन, इट कैन नॉट गिव यू द नॉलेज। अगर नॉलेज होती तो क्या मेडिकल कॉलेज बंद कर लो, सब गूगल के थ्रू डॉक्टर बन जाए? गूगल पे आप डाल के देखिए, आपको सर्जरी का भी पूरा वीडियो आएगा। कोई पर्टिकुलर सर्जरी किसी डॉक्टर को करनी है, उसकी भी पूरी वीडियो आती है, तो उसको देख के कर लो सर्जरी। तो मेडिकल कॉलेज बंद कर देते हैं भाई, सब यूट्यूब के थ्रू क्या बन जाएंगे? डॉक्टर बन जाएंगे। इट कैन ओनली गिव यू द इंफॉर्मेशन बट इट कैन नॉट गिव यू द नॉलेज। नॉलेज और इंफॉर्मेशन जमीन आसमान का फर्क होता है। इन वॉट आई सेइंग दैट कि आप एक फ्रंट पेज खाली पढ़ना शुरू करें। फ्रंट पेज में भी शुरू में आधा पेज ही पढ़ो, एक न्यूज पढ़ो, स्टार्ट करो। हर और पेशेंस रखिए। कई बच्चे सब पढ़ा था ना, बोरिंग लगता है। हर चीज थोड़ी इंटरटेनमेंट के लिए होती है। अच्छा, क्लास क्या इंटरटेनमेंट होता है? तो देखा जाए, आपको एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। तो आप एक न्यूज ही पढ़िए। अच्छा, जो वर्ड्स नहीं आ रहे, मतलब नहीं समझ में, डिक्शनरी आपके मोबाइल में डिक्शनरी, उसका मीनिंग देखिए। अच्छा, इससे क्या अवेयरनेस खाली बढ़ेगी, लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी? क्या लैंग्वेज भी, देखो मल्टीपल काम आ रहे हैं। एक खाली अखबार पढ़ने से आपकी अवेयरनेस तो बढ़ी है सोसाइटी के बारे में, उससे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो समाज में, और कल के दिन जो प्रोफेशन आप सीए बनेंगे, समाज में आप बेहतर प्रोफेशन बनेंगे। तीसरी बात, आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी। अच्छा, जो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं उन वर्ड्स के मीनिंग देखोगे तो क्या आपको नए नए वर्ड्स का, अच्छा क्या होता है अखबार में कई बार लैंग्वेज, सिमिलर टाइप की लैंग्वेज बार बार यूज होती है, तो क्या होगा, आप बार बार वैसी लैंग्वेज, तो आपको भी वो लैंग्वेज यूज करनी आ जाएगी। ये सुनो, और उन शब्दों के मतलब भी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि बार बार अब यूज हो रही है। एंड आपके दिमाग, क्योंकि क्या होता है, हम कोई वर्ड का मतलब रट लें लेकिन हम यूज नहीं करें, और तो क्या होगा, धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। लेकिन अखबारों में उस तरह के वर्ड्स बार बार आते रहते हैं, तो क्या होता है, रेगुलर आप पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके दिमाग में परमानेंटली वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो क्या इससे लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी? ये सुनो, तो एक तो देखो, ये मैं हर बैच में ये बात बच्चों को बताता हूँ, बेटा अखबार जिंदगी का इसेंशियल एलिमेंट बना लो। अच्छा, ये सब बकवास नहीं करनी है कि साहब मेरे पास टाइम नहीं है, फलाना नहीं है। एक चीज़ बोलते हैं ज़िंदगी में, किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज कर लो कि ये मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना उसके लिए समय निकलेगा, हाँ या ना। और जो चीज़ प्रायोरिटी पे नहीं होता तो क्या होता है, उसके लिए समय कभी भी नहीं निकलता। कितने लोग होते हैं ना, देखो मिलेंगे फ़ोन पे, कभी बात करेंगे, फ्रेंड्स और रिलेटिव है, यार बहुत दिन हुए मिले हुए, कभी मिलते हैं। फिर 6 महीने बाद फिर बात होगी, फिर वही बात, अरे बहुत दिन हो गए कभी मिलते हैं। फिर साल भर बात होगी, फिर यही बात बोलते हैं। अच्छा, मिलते क्यों नहीं है? टाइम तुम्हें कुछ चक्कर नहीं है, प्रायोरिटी पे नहीं है। अच्छा, कोई प्रायोरिटी पे होता है कि इससे मिलना ही मिलना है, देखो अगले दिन ही जाके मिलाते हो, है ना। तो वैसे इसको मेक इट अ प्रायोरिटी कि मुझे करना ही करना है। देखना अपने आप समय निकलेगा, सब कुछ होगा। ये सब बकवास नहीं करने के बच्चे आगे बोलते हैं सो समय, अरे भाई ऐसा क्या बिजू यार, अभी तो तुम, अच्छा अभी तुम समाज में एसेट हो लाइबिलिटी हो, अकाउंट्स की भाषा में अभी तो लाइबिलिटी हो। माँ बाप तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, पढ़ने के लिए आया टीचर तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, तो अभी तुम समाज में एसेट थोड़ी हो, अभी तो अच्छा अभी तुम्हें कौन से बर्डन है असली। अच्छा, आपके भी ज़्यादा जिम्मेदारी है, आपके पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। पेरेंट तो अब सोचिए, कल के दिन आप भी उस स्टेज पर पहुंचोगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो सोचिए कितनी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। तो अभी क्या जिम्मेदारी है? तो
तो अभी बच्चा परेशान है कि साहब मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। अभी क्या बिजी हो? खाना पीना सोना पढ़ना, ठीक है, काम खत्म। और सारा क्या टेंशन, फाइनेंशियल, पैसा, अब खर्चे सब पेरेंट्स उठा रहे हैं। कोई एक्सेप्शनल कि उसको बच्चा हो सकता है कि साहब मेरी घर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं खुद अर्न करूँ, एक अलग बात है। बट बाय एंड लार्ज तो सब पेरेंट्स ही देख रहे हैं ना बच्चों की। इसलिए मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हैबिट। ये जरूर कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा, उससे बहुत फायदा होगा, एंड आई कैन एश्योर यू। और 1 महीने में देखिए, शुरू में दिक्कत लगेगी, मैं पहले बताता हूँ, लेकिन आप करते रहोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, क्या वो दिक्कत बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। धीरे धीरे कंफर्ट बढ़ेगा और परेशानी कम होगी। और धीरे धीरे देखना आपको लगेगा हाँ अब थोड़ा बेहतर हो रहा है, अब थोड़ा पहले कम समझ में आता है और थोड़ा बेहतर समझ में आ रहा है, और बेटर समझ में आ रहा है, और बेटर। धीरे धीरे ऐसे ही प्रोसेस है। लेकिन हम पहले दिन घबरा के छोड़ देंगे तो कभी नहीं है, कभी भी नहीं है। तो ये अखबार के बारे में मेरी बहुत स्ट्रांग राय है, स्टार्ट इससे कीजिए, कोई एक अखबार लगवा लीजिए और फ्रंट पेज से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे करके जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा तब आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, स्टार्ट कीजिए आप, डू इट, एंड इससे देखना आपको ओवरऑल एक आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। और इट्स नॉट ओनली अबाउट माई सब्जेक्ट कि मैं लॉ के हिसाब से बोल रहा हूँ, ओवरऑल देखना, लॉ में तो आपका इंपैक्ट आएगा लॉ के समझ, लेकिन ओवरऑल आप देखना यू बेकअप। कई बार मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार ऐसा होता है घर में कोई गेस्ट आए और पापा मम्मी उनसे कोई डिस्कशन कर रहे हैं। लेट्स से अभी इलेक्शन बड़ा, तो लोकसभा के इलेक्शन होने वाला, ये आज हर जगह ये चर्चा का विषय है। जो जनवरी में राम मंदिर का विषय था, ठीक है, बहुत। अब वो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, आप कई बार देखो खड़े होते हैं 2-4 मिनट, ठीक है, वहाँ बैठे हैं, फिर चुपचाप चल जाते हैं, ना कुछ पल्ले पड़ रहा ना कुछ बोलते हैं। होता है ऐसा? ये गड़बड़ क्यों हो रही है? अवेयरनेस अबाउट सोसाइटी जीरो है। अवेयरनेस अबाउट सोसाइटी क्या है? जीरो है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। लेकिन अगर आपकी अवेयरनेस होगी तो क्या आप भी उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो? हाँ या ना? और तुम ये करना ना, देखना आपके पेरेंट्स को आप नंबर जो लाते हो ना उससे ज़्यादा खुशी होगी। उनको लगेगा सही माने में मेरे बच्चा बड़ा हो रहा है, सही में मैच्योरिटी आ रही है। कभी तुम अपने पापा के साथ किसी टॉपिक में डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, वो कुछ बता रहे हैं, आप भी अपने व्यूज़ रखो, तो लगेगा सही माने मेरा बच्चा, मेरा बेटा या बेटी मैच्योर हो रहा है। ये असली पढ़ाई है। खाली किताब में कुछ ये रट के एग्जाम में नंबर लिख दिए और ये कोई पढ़ाई, वो बहुत सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ ये है। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है अगर आपको अच्छा प्रोफेशनल लाइफ में बनना है, अच्छा एक इंसान बनना है समाज में। लोग जिसको बोले कि यार इस बंदे से बात करके मज़ा आता है, इसको समझ है हर चीज़ की, ठीक है, वो अब इसे मिले बोले ए पागल, ये कोई सीए लगता तो नहीं, पता नहीं कैसे सीए कर ली इसने, अकल तो 2 पैसे की नहीं इसको। अब ऐसे कोई बोलते कितना कितना लगता है कितना चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ऐसे भतेरी ऐसे हैं डॉक्टर इंजीनियर जी के। कारण क्या है? वो रट उठा के डिग्री डुग्री तो ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, एक्चुअली आप इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। पर्सनालिटी में क्या होता है? खाली क्या कि खाली बोलना ही होता है? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ जनरल ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी पूछ लेते हैं। आज मान लिया एक बंदा है कोई सीए की जॉब के लिए इंटरव्यू में जा रहा है, तो हो सकता है ये भी पूछ लेंगे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो इन द कंट्री। यही पूछ लेंगे। समझ भाई ओवरऑल आपकी क्या समझ है अबाउट द सिस्टम। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों पे भी ध्यान देना है। आई होप समझ आई होगी बात। एंड मैं इसलिए थोड़ा इम्फेसाइज करता हूं भैया आपको इससे फायदा हो। और मैं ये हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी बच्चा मेरे कांटेक्ट में आया हो, जो भी, ठीक है, इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मैं उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें लाऊं। कोई मैं देखा हूँ आजकल सोसाइटी में ज़्यादा पढ़ाने का कंसेप्ट क्या है, भैया इतना याद कर लो, ये कर लो, ये एग्जाम में इतने नंबर का आता है, ये लिख दो, नंबर ले आओ, पास हो गए, रैंक ले आओ, तुम खुश, मैं खुश, तुम्हारे मम्मी पापा खुश, हैप्पी। बाद में पता लगेगा आप बेवकूफ़ बन गए। बाद में पता लगेगा जब आप उतरोगे ना समाज में, तो लगेगा आपको कुछ नहीं आता है। तो मैं तैयार करता हूँ जिंदगी के लिए। मेरा पर्पज है एग्जाम के साथ साथ जिंदगी के लिए भी तैयार होना है। हमें जिंदगी में फेल नहीं होना है। अच्छा, आप एग्जाम में कितने भी नंबर ले आए, रैंक ले आए, लेकिन लाइफ में जाके फेल हो जाए, क्या सही है? सही है। तो इसलिए लाइफ की भी तैयारी करनी, क्या करनी है? लाइफ की भी तैयारी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। एग्जाम की तैयारी के साथ साथ लाइफ की भी तैयारी करनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए एक एलिमेंट है, अखबार पढ़ना शुरू करो। इससे न्यू आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी। नॉट ओनली अवेयरनेस बट लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी। अच्छा, लैंग्वेज के बारे में जैसे क्लास में एक बच्चे ने बोला था कि सर की इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि लॉ के पेपर मैंने बताया था आपको सब कुछ लैंग्वेज से लिख के बताना है।
तो आपकी अगर कितनी भी अच्छी समझ है लेकिन लैंग्वेज इज नॉट गुड, तो कहीं ना कहीं से होता है लर्निंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको लैंग्वेज, ठीक है, और थोड़ी सी लैंग्वेज को भी इंप्रूव करनी है। तो मैं एक किताब सजेस्ट करता हूँ वोकेबलरी के लिए। वोकेबलरी समझते हो, अबाउट नोइंग अबाउट द मोर वर्ड्स। अच्छा, कई बार होता है आपको जो बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना था, मन में थॉट्स आ रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाते, क्यों? कि उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं पता कि इस बात को मैं कैसे किन शब्दों के थ्रू एक्सप्रेस करूं। इसका तो यूर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, यूर शॉर्ट ऑफ, आपको आपकी वोकेबलरी बहुत रिच नहीं है, आप बहुत लिमिटेड वर्ड जानते हैं, तो या तो बोलेंगे नहीं, या कभी आप बोलेंगे तो क्या तो शब्द इस्तेमाल करने चाहिए उसके जो उल्टे सीधे शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या आप गलत कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो इसलिए कम्युनिकेट अच्छा बोलने के लिए, अच्छा लिखने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है? यू शुड नो मोर एंड मोर वर्ड्स। जितने ज्यादा आप शब्द जानेंगे क्या होगा? आपकी कम्युनिकेशन उतनी रिटेन, ओरल, सारी कम्युनिकेशन क्या होगी? बेटर होगी। ये सुनो, जैसे एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बहुत लोगों के मुंह सुना है, इस बंदे की तो इस काम करने की कैपेसिटी नहीं है। सुनाओ, आप बोलते हैं ना बच्चे, और आपकी उम्र के बच्चे बोलते हैं, अरे तू रहने दे, तेरी तो कैपेसिटी नहीं है। दोस्तों को छेड़ते ना, तेरे से नहीं होने वाला ये। अरे भैया गलत वर्ड है, कैपेसिटी इज फॉर द कंटेनर। दिस पर्टिकुलर बकेट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 15 लीटर्स ऑफ वाटर। इंसान की कैपेसिटी नहीं होती है, इंसान की कैपेबिलिटी होती है। अब क्या होता है, उसे कैपेसिटी और खाली यूज कर रहा है, कैपेबिलिटी के बारे में पता ही नहीं है, तो गलत यूज कर रहा है। अच्छी जगह जाके बोल दोगे ना कि साहब उस बंदे की कैपेसिटी नहीं है, सामने वाला समझ जाएगा ये बेवकूफ है, इसको तो लैंग्वेज का पता नहीं है क्या है। तो लैंग्वेज हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, बता रहा हूं मैं आपको, लाइटली मत लेना लैंग्वेज को। तो इंसानों के लिए कैपेसिटी वर्ड यूज होता है, क्या होता है? कैपेबिलिटी। क्या होता है? जैसे एक और ऐसे एग्जाम्पल देता हूं, अगर कोई किसी की शादी की उम्र हो गई है, जैसे नॉर्मली होता है जब 25-30 का हो गया बंदा, मेल है, लड़का है, और शादी नहीं हुई है, तो नॉर्मली उसके लिए एक टर्म यूज करते क्या बोलते हैं? ही इज अ बैचलर, बोलते हैं ना, ही इज अ बैचलर, अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा, कोई फीमेल के लिए सेम हो और उसकी शादी की उम्र हो लेकिन शादी नहीं हुई, तो क्या बोलते हैं? पीछे से कोई आवाज आई थी, बताओ, किसी ने बोला था पीछे कुछ, कोई बात नहीं, बताओ तो सही बेटा, घबरा क्यों रहे हो? सही सही बोला था कोई, एक आवाज तो आई थी पीछे से, और मेरे को लगता है जो बोला तो सही बोला था लेकिन बोलना नहीं चाह रहे। आप बोल रहे थे? हाँ, नहीं, मेड इन नॉट प्रॉपर, ठीक है। या तो एक टर्म यूज करते हैं बैचलरेट, बैचलरेट यूज करते हैं, या एक वर्ड और होता है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर, SPINSTER, स्पिंस्टर। अच्छा, मैंने कितने लोगों को देखा है कि बोलते हैं शी इज अ बैचलर, लड़की को बोला है शी इज अ बैचलर। अब क्या होता है, बैचलर तो उसे पता है वो, लेकिन मेल के लिए यूज होता है। अच्छा, फीमेल के लिए क्या वर्ड है ये नहीं पता, ठीक है, मतलब वही अनमैरिड पर्सन, लेकिन वर्ड अलग है। आप बैचलर वर्ड फीमेल के यूज नहीं कर सकते। अब कहीं आप अच्छी जगह पे ये बोलते हो शी इज अ बैचलर, तो सामने वाला बोले नमस्ते, आपसे बात नहीं करनी है, बोला बेवकूफ है। तो लैंग्वेज हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे सर्कल में बैठोगे ना, अच्छे लोगों के साथ, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाओगे, अच्छे, तो वो उन लोगों को अपने साथ उठाते बिठाते जो लोग उनके लेवल के हैं, बात करने में, तौर तरीका, मैनरिज्म, ठीक है, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करते बेटा। तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दें। तो मैं एक किताब बता रहा हूँ जिसकी, इट्स अ वेरी गुड बुक, और बहुत सस्ती किताब है, 150-200 रुपए की, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी, ठीक है, एंड बहुत पॉपुलर, सब कुछ बच्चे शायद ऑलरेडी जानते होंगे, और बहुत साइंटिफिक तरीके से उन्होंने लैंग्वेज सिखाई है कि साहब कैसे अपनी वोकेबलरी को आप बेटर कर सकते हैं। एंड बहुत इससे बेटर मेरे हिसाब से कोई किताब, मैं जब ग्रेजुएशन में था मैंने तब किताब ये खुद पढ़ी थी, एंड अ रियली वेरी गुड बुक एज फार एज द वोकेबलरी इज कंसर्न। आप किताब का नाम लिख लीजिए। देखो 2-3 चीजें मैं बताऊँ, ये सब चीजें इससे कहते हैं ना, अच्छी डिश बनाने के लिए कई इंग्रेडिएंट भी अच्छा होना चाहिए, हाँ ना। तो वैसे एक अच्छा प्रोफेसर बनने के लिए कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, अखबार पढ़ने की आदत, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी। सब्जेक्ट तो हम पढ़ेंगे ही, बट ये चीज़ें खराब है तो आप अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते आप। देखिए किताब है, किताब का नाम है वर्ड पावर मेड इजी, ये किताब का नाम है, वर्ड पावर मेड इजी। और इसके जो ऑथर हैं नॉर्मन लेविस, LEWIS, एंड बहुत ही सस्ती, आई थिंक 200 रुपए के आसपास की किताब है, बट खजाना है।
और पढ़ना एक लाइन से, बीच बीच में तो मत पढ़ना कि साहब बीच में कुछ पढ़ लिया, ऐसा नहीं, एक लाइन से। क्यों? पहला टॉपिक पढ़ोगे, अगले टॉपिक में पहले टॉपिक का इफेक्ट होगा। और उसमें बीच में इन्होंने क्या किया, टेस्ट भी दे रखे हैं, तो पढ़ते जाइए, टेस्ट लेते जाइए, तो पता आपकी इंप्रूवमेंट होती जा रही है। और एक लाइन से पढ़ना स्टार्टिंग टू एंड, थोड़ा थोड़ा नियम बना लिए, 15 मिनट ही मैं रोज पढ़ूं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो संडे टू संडे 1 घंटा निकाल के पढ़ लूंगा। कैसे भी अपना एक सिस्टम बनाइए कि हर संडे 1 घंटा मुझे पढ़ना है, या रोज 15-20 मिनट में पढ़ना है, या ऑल्टरनेट डेज पढ़ना है, कैसे ही बना लीजिए जैसे आपको। लेकिन पढ़ना एक लाइन से है। बीच में रोज पूछने के मुझे, कई बच्चे पूछ सर इसको कैसे पढ़ूं, एक लाइन से पढ़ना, कुछ नहीं करना। क्लियर है? तो ये एक साथ में, और एक टारगेट बना लो कि सब फाउंडेशन खत्म होते होते क्या होगा, मुझे किताब खत्म करनी है। बाय द टाइम सितंबर में आपके एग्जाम होंगे, और अक्टूबर सितंबर में, एंड अक्टूबर तक हो सकता है रिजल्ट आ जाए, तो सितंबर मोटा मोटी आपके 6 महीने हैं। तो ये किताब और थोड़ा अखबार की हैबिट, 15-20 मिनट बस। और ये को किताब रोज नहीं पढ़ सकते, संडे को 1 घंटा पढ़ो। संडे को 1 घंटा 2 घंटा का खाली वीकली पढ़ना है, तो हर संडे का नियम बना लो कि 2 घंटा पढ़ना संडे को। उससे भी काफ़ी आउटपुट हो सकता है। 1 महीने में 8 घंटे आप पढ़ लिए, ठीक है, तो काफ़ी आउटपुट निकला है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए मतलब 2 चीज़ें, एक ये कि इंग्लिश, इससे क्या हो, आपकी वोकेबलरी बहुत इंप्रूव होगी, बहुत अच्छे अच्छे शब्द जानोगे, ठीक है। अच्छा, इससे क्या आपको अखबार पढ़ने में भी हेल्प मिल जाएगी, है ना। मोर यू नो द वर्ड्स, तो क्या होगा, दोनों चीज़ साथ साथ चलाइए, आपको बहुत एडवांटेज। ये 2 चीज़ें मेरी तरफ से, इन एडिशन टू कोर्स के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन मैं बार बोल रहा हूँ, इसका आपको लाइफ में बहुत फायदा मिलेगा। इज इट क्लियर? नाउ वी कम बैक टू द टॉपिक। लॉ का मतलब क्या है? लॉ इज सेट ऑफ सर्टेन norms or principles to be followed by society in order to maintain the peace and harmony in the society. क्लियर है? अब अगला एक सवाल उठता है कि लॉ बनाता कौन है? Who makes the law? कोई जवाब देगा? Who makes the law? कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेजिस्लेचर बनाता है, ठीक है। और अच्छा, लेजिस्लेचर जो बोल रहे हैं जो बच्चे, लेजिस्लेचर, बेटा थोड़ा आप, इनका नाम क्या है जो स्टाफ है अपने? सतीश, थोड़ा एक्टिव है। जैसे कोई बच्चा बोलता है, आप माइक लेके आया कीजिए, ठीक है। जो बच्चे ने बोला कि किसने बोला, हाथ खड़े करना, लेजिस्लेचर कोई आवाज आई थी, आपने बोला, माइक दीजिए इनको। इन्होंने बोला कि साहब लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर, या लेजिस्लेचर मेक्स द लॉज, ठीक है। तो लेजिस्लेचर से आप क्या समझते हो? सर वो लॉ फ्रेम करते हैं, और नहीं, लेजिस्लेचर किस चीज को बोल रहे हैं? लेजिस्लेचर क्या कोई बिल्डिंग है, कोई इंसान है, कौन है? सर जो लॉ बनाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, तो हमारे समाज में तो कोई होगा। अच्छा, एक जो आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि वीजेसी में, व्यवहार जलान क्लासेस में आपको लॉ कौन पढ़ाते हैं, तो क्या बोलोगे? संगीत एरिया सर, लॉ के सर पढ़ाते हैं। बोले लॉ के सर कौन है? लॉ के सर पढ़ाते हैं। नाम तो बताना पड़ेगा ना। समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं? हाँ, उधर से कुछ आप इनको दीजिएगा माइक। So both the houses of the parliament and the president of the country makes the law basically for the people. ठीक है, कुछ हद तक आपने सही बोला। और हाँ, इधर जवाब दीजिए, माइक दीजिएगा। A set of elected bodies that are governed by the government and by the people, those are elected in the society. लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है Not legislature, but the who elected. makes the law। Yeah. तो क्या आपने बोला? A set of elected government body that are elected by the general society. चल ठीक, कोई बात नहीं। एक तो देखो क्या होता है, जैसे आपने अभी आंसर दिया, मैं जनरल सब बच्चों के लिए बताऊं, खाली इनकी बात नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि हमने कुछ चीज़ें याद कर ली हैं, हम उसको समझते नहीं हैं। जब आप कुछ भी बोलें तो एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक एक वर्ड पे कंट्रोल है कि मैं क्या आपकी लैंग्वेज भी बेटर होगी, आप एग्जैक्टली जो सोच रहे हैं आप वही बोलेंगे। अच्छा, कई होता ना, सर मैंने तो ये सोच के लिखा था, लेकिन जब मेरी कॉपी चेक हुई तो काट दिया, नंबर नहीं दिए। तो सोचा तो सही था, लेकिन लिखा कुछ और था। इसका मतलब क्या है? सोचने और लिखने में क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है, सोचने और बोलने में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन ही बहुत जरूरी है कि हम जो सोच है, दिमाग में जो बात चल रही है, हमको उसको एक्सप्रेस करते हैं, चाहे ओरली चाहे इन राइटिंग, इट शुड मैच। और बहुत लोग, मैक्सिमम लोग मैच नहीं करती है। उसका कारण क्या है? वो हर चीज़ को बारीकी से सोचते नहीं है, हर वर्ड को कंट्रोल बनाए कि मैं ये वर्ड यूज करूँ, इसका क्या मतलब है, ठीक है। एनीवे, सबको अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, रेगुलेटेड अथॉरिटी, पार्लियामेंट, देखिए इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
पहले एक चीज बताओ, मैं उस पर आऊंगा हु मेक्स द लॉ, अभी थोड़ी देर में आऊंगा 5-7 मिनट में। क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं कि हमारा जो सिस्टम है कंट्री, उस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, सिस्टम मीन्स हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे कंट्री की बात कर रहे हैं, उसे रेगुलेट करने के लिए, टू रेगुलेट द सिस्टम ऑफ कंट्री, क्या हमारे कंट्री के 3 पिलर्स हैं? ये सब चीज़ें आपने ना स्कूलों में भी पढ़ी है, कुछ नया नहीं है, लेकिन क्या बस ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। फिर अगेन बच्चे की गलती नहीं मानता हूँ, वो जैसे बताने वाले होते हैं फिर सामने वाला बच्चा भी वैसे हो जाता है, सही तरीके से वो उसको फोकस ही नहीं कराते क्या बता रहे हैं। सुनोगा, हमारे कंट्री के सिस्टम के 3 पिलर्स है जो सिस्टम को, कंट्री को रेगुलेट करते हैं। वो 3 पिलर्स क्या हैं बताया कोई? व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ आवर सिस्टम और कंट्री? सुना तो होगा, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, याद आ रहा है? तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर 3 पिलर्स, 3 स्तंभ है जिसके वो पूरा समाज टिका हुआ है। और ये तीनों स्तंभ मिलके आपको पूरे कंट्री को, सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। और हमारा टॉपिक का नाम क्या है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इन तीनों पिलर्स के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। रेगुलेट, इंडिया को रेगुलेट करने के लिए ये 3 पिलर्स हैं, क्या? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इनको बोलते हैं दीज आर 3 पिलर्स ऑफ आवर सिस्टम, ऑफ आवर कंट्री, जो तीनों मिलके कंट्री को रेगुलेट कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये 3 जो पिलर्स हैं, किसी को बात मैंने कल बताया था, किसी को बात समझ नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क द डाउट, ठीक है? कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है? अच्छा, जो लेजिस्लेचर है इसका क्या फंक्शन है? व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेचर? फंक्शन, रोल एक ही बात है, क्या है? टू मेक द लॉज। तो जो भी मैं पूछ रहा था कि हु मेक्स द लॉ, तो आंसर क्या है? लेजिस्लेचर मेक द लॉ, जो अभी इन्होंने बोला। लेकिन उसको अभी खत्म नहीं हुई, बहुत सारी बातें बात करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। हु मेक्स द लॉ? लेजिस्लेचर मेक द लॉज। इसलिए लॉज को आपको लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेशन। लॉज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेजिस्लेशन, क्योंकि बनाने वाला कौन है? लेजिस्लेचर। तो लॉज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेजिस्लेशन। जैसे ना कंपनी लॉ, हम कंपनी लेजिस्लेशन नहीं बोलते हैं, बिकॉज लॉ बनाया किसने? लेजिस्लेशन ने। इसलिए द लॉज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द लेजिस्लेशन। LEGISLATION। क्लियर है? अभी मैं लेजिस्लेचर के बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा, अभी बस इतना एक बात करते हैं। अच्छा, जो लॉ बन गए, जो लेजिस्लेचर ने बना दिए, तो क्या उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा? हाँ या ना? तो वो कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। वो कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव? टू एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट, बोल सकते हैं एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट द लॉज, विच लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम तो बनाना है, बट उसको लागू करना हमारे देश में, इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना है, किसका काम है? एग्जीक्यूटिव काम है। किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव? जो लॉज बन गए हैं, जो लेजिस्लेचर ने बनाए, उसको एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, वो किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का। अच्छा, जो मैं भी इनसे पूछा था एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में क्या आता है, इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। अब इसको मैं होल्ड पे रखा हूं, अभी 5 मिनट बाद दिए, 5 मिनट बाद मैं लेजिस्लेचर के बारे में कम से कम आधा घंटा बात करेंगे। क्लियर है? तो ये भी इसके बारे में बात करेंगे, लेजिस्लेचर में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या, वो सारी बात बताऊंगा मैं। अच्छा, एक बार उसको होल्ड पे डाला है, मैं बताऊंगा कि डिटेल में डिस्कस करना है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है? क्या गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव? इज द गवर्नमेंट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव? So basically, police forces and the CRPF and the major types of security forces. बस। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या एग्जीक्यूटिव है या नहीं है? नहीं, इनकम टैक्स सिक्योरिटी फोर्सेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या हो गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पुलिस का पार्ट है।
नहीं नहीं वो अलग चीज़ होती है बेटा, वो आप गलत समझ रहे हैं। एनीवे देखिए कि मैं अगर आप बोलते एग्जीक्यूटिव अगर बोलूं तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है? जो देश की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एग्जीक्यूटिव का पार्ट है? अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपसे पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो? इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो कोई अगर आपसे बोले कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन है, क्या बोलोगे? प्राइम मिनिस्टर। कहाँ है? प्राइम मिनिस्टर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इस अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट जब बोलते तो क्या एक मिनिस्ट्री है, कई सारी मिनिस्ट्री है? रेलवे मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम, डिफेंस, सो मेनी आर देयर, रेलवे। तो ये सारी जो मिनिस्ट्रीज है उनके जो मिनिस्टर्स हैं, और उनमें भी जो सबसे ऊपर जो इनका लीडर है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। क्या है? प्राइम। तो ऑल द मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उसका मुखिया कौन है? प्राइम मिनिस्टर। दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट में तो मिनिस्टर होते हैं, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। जैसे एक चीज बताइए, दिल्ली की सरकार है, तो दिल्ली भी एक छोटा स्टेट है, लेकिन छोटा स्टेट है, तो दिल्ली के भी तो मिनिस्टर हैं, हाँ या ना? आज ही अखबार में फ्रंट पेज पे न्यूज है कि राजकुमार आनंद दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, उसने रिजाइन कर दिया। उसने क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया। आज ही फ्रंट पेज पे न्यूज है। इसका मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, स्टेट गवर्नमेंट का? कौन से स्टेट का? दिल्ली स्टेट का। तो ऐसे सारे स्टेट्स के अलग अलग स्टेट सरकार, यूपी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, तो उनमें तो मिनिस्टर होते हैं। और उस सरकार का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। कौन होता है? हिंदी बोलते हैं मुख्यमंत्री। क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री। और प्रधानमंत्री आपको दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। क्लियर है? तो वहां भी तो मिनिस्ट्रीज होती हैं। अच्छा दिल्ली की भी तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, दिल्ली की जो गवर्नमेंट, दिल्ली स्टेट, उसकी जो गवर्नमेंट है, क्या वहां भी तो होम मिनिस्टर है, वहां भी तो फाइनेंस मिनिस्टर है? ये सुनो, इसका मतलब वो सारे मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, वो क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द सेंटर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा बताइए, जो अलग अलग मिनिस्टर्स है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, क्या वो अलग अलग लॉज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे? हाँ या ना? अच्छा एक चीज है, रेलवे मिनिस्ट्री क्या रेलवे के लॉज को इंप्लीमेंट नहीं कर रही? क्या जितने भी आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉज हैं, लॉ एंड ऑर्डर, क्या होम मिनिस्ट्री उसको इंप्लीमेंट करती है? यस और नो? यस और नो? होम मिनिस्ट्री उसको क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है। अच्छा देख तो मूवीज वगैरह दिखाते हैं, ये किसी स्टेट की पुलिस है, देखना उस स्टेट का जो होम मिनिस्टर होगा, उस स्टेट का होम मिनिस्टर, उसका जो पुलिस का भी जो हेड होगा उसको रिपोर्ट करता है। देखते हो फिल्मों में दिखाते हैं कि उस स्टेट का जो होम मिनिस्टर है, वो होम मिनिस्ट्री लुक्स आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट। ये सुनो, इसका मतलब क्या अलग अलग मिनिस्ट्री। अच्छा हमारे देश में जो इनकम टैक्स मैटर है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है? कौन देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके अभी मिनिस्टर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री की मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारामन। ठीक है, इसका मतलब अल्टीमेटली जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, क्या वो अलग अलग लॉज को इंप्लीमेंट करने में इसकी इन्वॉल्वमेंट है? यस और नो? जैसे एक मिनिस्ट्री है सेंटर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो कंपनीज एक्ट की इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्वमेंट है। किसकी इन्वॉल्वमेंट में? कंपनीज है। तो अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग लॉज को इंप्लीमेंट करने में इन्वॉल्व है। अच्छा स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्री अलग अलग लॉज को इंप्लीमेंट करने में इन्वॉल्व है। तो क्या जो और ये सारी मिनिस्ट्री मिलकर क्या बनती है? अगर सेंट्रल लेवल पे बोलें हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल बोलें ऑल द मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या ये सब अल्टीमेटली क्या लॉज को इंप्लीमेंट करने में तो इन्वॉल्व हैं? और मैंने मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव? विच एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट द लॉज। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन द इंप्लीमेंटेशन लॉ? हाँ या ना? इज द स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ? यस। इसका क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किसका पार्ट है? अरे किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट। समझ आया नहीं आया? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट। अच्छा हम जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं तो सारी मिनिस्ट्री की बात कर ली, स्टेट गवर्नमेंट की भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। अच्छा उन मिनिस्ट्री के अंडर क्या बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं? यस और नो? तो वो भी किसके पार्ट हो गए? क्या वो भी पार्ट एग्जीक्यूटिव के? तो नेट रिजल्ट ये निकलता है, कोई भी सरकारी विभाग, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो,
और उसके अंदर जितने अधिकारी लोग हैं, जितने लोग उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो सब क्या हैं? क्या कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉ को एग्जीक्यूट करने में उसकी भूमिका है? यस नो? तो सब क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट। इवन अ ट्रैफिक कांस्टेबल स्टैंडिंग ऑन द रोड, क्या वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है? क्या वो ट्रैफिक लॉज को एग्जीक्यूट करने में इन्वॉल्व है? यस नो? क्या वो प्राइवेट इंप्लॉई है, गवर्नमेंट इंप्लॉई है? गवर्नमेंट इंप्लॉई है, गवर्नमेंट सैलरी मिलती है। यस नो? इट मींस सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और सरकार से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहे स्टेट गवर्नमेंट, और उन डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे किसका पार्ट हैं? एग्जीक्यूटिव। देखो लो, सभी लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉ को एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट करने में इन्वॉल्व है, एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑल पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इज इट क्लियर? अच्छा, कई बच्चों को एक कंफ्यूजन कहीं ना हो, अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। सर गवर्नमेंट आप यहां ले रहे हैं, और हमने तो सुना गवर्नमेंट लॉ बनाती है, तो वो तो लेजिस्लेचर में आना चाहिए, लॉज आर मेड बाय, एंड गवर्नमेंट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, लोग गलत समझते हैं। मैं भी समझाऊंगा थोड़ी देर में, गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है? गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट डज नॉट मेक द लॉ, गवर्नमेंट डज नॉट। अभी मैं सब समझा दूंगा बहुत अच्छे से, और दिमाग में अच्छे से बात को बिठा लीजिएगा। इज इट क्लियर? इट मीन्स एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा? अब इस लेजिस्लेचर के बारे में मैं नहीं बताया, मैं 5 मिनट होल्ड पे रखा है कि इसको मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑल द पर्सन वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दे ऑल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। इज इट ओके? नाउ जुडिशरी में क्या आता है? कोर्ट्स। जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया में वो सब जुडिशरी का, इसलिए कोर्ट्स को हम कई बार जुडिशियल बॉडीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुडिशियल बॉडी। कोर्ट्स आल्सो कॉल्ड एज जुडिशियल बॉडीज। सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पूरे कंट्री में एक ही है ना? हाई कोर्ट के स्टेट वाइज होते हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट। दिल्ली का हाई कोर्ट अलग, यूपी का अलग, ये सुनो महाराष्ट्र का अलग, आपको स्टेट वाइज एक स्टेट का एक हाई कोर्ट। अच्छा, एक स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। क्या एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं? यस नो? लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। यस नो? अच्छा, दिल्ली की बात करें, दिल्ली का एक हाई कोर्ट है। अच्छा, दिल्ली भी में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अच्छा, सुना होगा जैसे यहीं पास में एक रोहिणी कोर्ट है, वो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। 30 हजारी सुना होगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। कक्करडुमा सुना होगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। पटियाला हाउस सुना होगा, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो क्या दिल्ली में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के क्या हैं? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लेकिन ओवरऑल पूरे स्टेट का क्या है? एक हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। और पूरे कंट्री का एक सुप्रीम कोर्ट है, वो भी दिल्ली में, वो भी क्या है? लेकिन वो दिल्ली का नहीं है, पूरे देश का है, पूरे देश का। क्लियर? अच्छा, यस, व्हाट आई वाज सेइंग दैट, जैसे अगर हम बोले, अच्छा दिल्ली जो है ऐसा स्टेट है जो इसमें एक यूनिकनेस है। क्या यूनिकनेस है? क्या ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें एक ही शहर है? नॉर्मली और स्टेट में एक ही शहर होता है। बाकी जो स्टेट्स हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो दिल्ली के हिसाब से पूरे कंट्री को समझते हैं, उनका एक्सपोजर बहुत खराब है, उनको पता नहीं बाहर कैसे होता है। अच्छा, महाराष्ट्र एक स्टेट है? क्या उसमें एक शहर बॉम्बे है? क्या उसमें दूसरा शहर पुणे है? तीसरा शहर आपको नागपुर है? ये सुनो, ऐसे बहुत सारे शहर है। ये सुनो, क्या गुजरात एक स्टेट है? गुजरात के अंदर एक आपको क्या अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, अब बहुत सारे, गांधीनगर, सो मेनी आर देयर, ठीक है? इट मीन सो मेनी सिटीज आर देयर। लेकिन दिल्ली बोलते हैं ये सिटी स्टेट है। सिटी स्टेट का मतलब क्या है? इट इज स्टेट कंप्राइज ऑफ ओनली वन सिटी। ये यूनिकनेस है, लेकिन सारे स्टेट ऐसे थोड़ी हैं, ये तो गिने चुने ऐसे कोई आपके स्टेट ऐसे हैं। अच्छा, दिल्ली सिटी वाइज क्या बहुत बड़ा सिटी है? सिटी वाइज क्या शहर के हिसाब से क्या बहुत बड़ा शहर है? ये सुनो, लेकिन स्टेट वाइज क्या बहुत बड़ा स्टेट है, छोटा स्टेट है? स्टेट वाइज तो बहुत छोटा है। तो और स्टेट को देखो, एक एक स्टेट के अंदर कितने कितने शहर हैं। यूपी के अंदर देख लीजिए, ये सुनो, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, सो मेनी आर देयर, ठीक है? सो मेनी आपको द सिटीज आर देयर, ठीक है? तो दिल्ली शहर के हिसाब से तो बड़ा शहर है, लेकिन स्टेट के हिसाब से बहुत छोटा स्टेट है, ठीक है? वेरी स्मॉल स्टेट, ठीक है? तो ये यूनिक यहाँ पर कि ऐसा स्टेट है जिसमें एक ही शहर है, एक ही सिटी है, लेकिन बाकी जगह ऐसा थोड़ी है, बाकी जगह ऐसा थोड़ी है, ठीक है? अच्छा, ऐसे कई वर्ल्ड में ऐसे कंट्री है जिसमें कंट्री में एक ही शहर है। सिंगापुर, अच्छा सिंगापुर कंट्री है, उसमें एक ही तो शहर है सिंगापुर।
तो उसको बोलते हैं सिटी कंट्री। क्या बोलते हैं? सिटी कंट्री। कंट्री कंप्राइज ऑफ ओनली वन सिटी। वहां तो स्टेट क्या, एक शहर वही पूरा का पूरा देश है। इंडिया ना बहुत, इंडिया मतलब इंडिया को समझने के लिए ना कॉम्प्लेक्स है इंडिया भी, ठीक है। अच्छा, जैसे कई बार आता है अखबारों में कि इंडिया में जो यूपी स्टेट है, उत्तर प्रदेश, बोला अगर ये देश होता है तो स्टेट, अगर ये अलग से कंट्री होता तो वर्ल्ड का 7th पॉपुलस कंट्री होता। समझ रहे हो? मतलब जनसंख्या के आधार पे 7वें नंबर का देश होता है ये, जो कि देश नहीं है, ये तो हमारे शहर कंट्री का एक स्टेट है। तो इंडिया बोलते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्री है, ठीक है, और बहुत वास्ट कंट्री है। वर्ल्ड में सारे कंट्री ऐसे थोड़ी हैं, बहुत गिने चुने कंट्री हैं इंडिया के लेवल के, ठीक है। जैसे चाइना बड़ा देश है, ठीक है, यूएस भी बड़ा देश है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया सुना होगा साहब, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया की जब पूरी पॉपुलेशन है, पूरी जितनी है, उतनी पॉपुलेशन हर समय इंडिया में ट्रेन में घूमती रहती है। ये बोलते हैं हर समय हमारे हिंदुस्तान की जो रेलवे है, अच्छा पता है इंडियन रेलवे जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क है। पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क नहीं जितना इंडिया का है। इतना बड़ा देश ऑब्वियसली, तो इट्स बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एनी कंट्री, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बता हर समय हमारे देश की जो रेल है उसके अंदर एक ऑस्ट्रेलिया घूम रहा होता है। तो हमारा देश बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतनी पॉपुलेशन, इतनी वैरायटी, इतनी कल्चर, इतनी सारी चीजें हैं जो हर जगह आपको नजर नहीं आएंगी, ठीक है। मैं ये बोल रहा था, आज जब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट स्टेट वाइज होता है, तो किसी न किसी शहर में लोकेटेड होगा ना, आया ना। या पूरे महाराष्ट्र में बिखेर दोगे उसको कि पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने महाराष्ट्र हाई कोर्ट बिखेर दिया है? कहीं एक जगह होगा ना सिचुएटेड, वो बॉम्बे में सिचुएटेड है, तो कई बार उसको हम बॉम्बे हाई कोर्ट बोल देते हैं। तो कई बच्चे आगे मुझे बोलते हैं सर आप बोला हाई कोर्ट स्टेट वाइज होता हो तो बॉम्बे का हाई कोर्ट है। मैं कहा भाई कहीं तो होगा वो बॉम्बे में सिचुएटेड और बॉम्बे का हाई कोर्ट नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का जो बॉम्बे भी आता है, कहीं तो सिचुएट करोगे। अच्छा यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है तो हम उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट भी बोल देते हैं। इसका तो इलाहाबाद का हाई कोर्ट खाली नहीं है, वो क्या है पूरे यूपी। कई आते हैं इसे ज्ञान देने वाले बच्चे, सर आप बोलते हो कि हाई कोर्ट तो स्टेट वाइज होता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट तो इलाहाबाद का है, दिल्ली हाई कोर्ट तो दिल्ली वो शहर समझता है खाली, दिल्ली शहर के साथ क्या स्टेट भी है। तो समझते नहीं कैसे समझना है, ठीक है, बोलते कैसे हैं, समझते क्या है, अंडरस्टैंड क्या बात। किसी न किसी लोकेटेड होगा ना। राजस्थान स्टेट है, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है जोधपुर में है, तो जोधपुर हाई कोर्ट भी बोलते हैं। इसका तो जोधपुर का खाली हाई कोर्ट थोड़ी है, वो पूरे राजस्थान का हाई कोर्ट है। समझ आया? तो इसलिए गलत सलत नहीं बोलना। एक बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया, मुझे क्या पूछता है, सर इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है? एक तेरे घर के बगल में, एक मेरे घर के बगल में। कितना मतलब समझ नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले तो टॉप लेवल पे क्या है, पूरे कंट्री के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली, आजा वो दिल्ली में, अब बोल दो दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है, बोल दो है तो दिल्ली में ना, कहीं तो सिचुएट करोगे। ऐसा कि चांद पे जाके हम सुप्रीम कोर्ट बना देंगे अपना, कहीं तो होगा। या पूरे इंडिया में बिखेर दोगे साहब, हर इंडिया के हर शहर में सुप्रीम कोर्ट है साहब, कहीं तो सिचुएट करोगे। अब ये दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है तो दिल्ली में, है तो पूरे कंट्री का, वन फॉर द इंटायर कंट्री। ये सुनो, अच्छा फिर स्टेट वाइज हर एक स्टेट का क्या है, हाई कोर्ट है, और उस स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। समझ आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से कंसेप्ट है। तो ये सारे के सारे जो कोर्ट्स हैं ये क्या है, सब जुडिशरी का पार्ट है, सबके सब पार्ट है जुडिशरी का। उनको इसलिए जुडिशियल बॉडी जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुडिशियल बॉडी। अच्छा जुडिशरी का क्या फंक्शन है, जैसे लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या होता है, टू मेक द लॉज। एग्जीक्यूटिव क्या फंक्शन बताया, टू एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जुडिशरी? टू, में लिखिए, टू इंटरप्रेट, to interpret the laws in case of disputes, to interpret the laws in case of disputes and thereby resolve the dispute। मतलब disputes को resolve करना, solve करना। To interpret laws in case of disputes and thereby resolve the disputes।
मतलब आप इंटरप्रेट करके क्या कर रहे हैं, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर रहे हैं। रिजॉल्व सॉल्व एक ही बात है। टू इंटरप्रेट द लॉज कॉमा इन केस, कब कब करना है इंटरप्रेट, जब डिस्प्यूट हो। मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। एंड उससे क्या कर रहे हैं, दे वर रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। मान लिया बेटा आपका क्या नाम है, कुलदीप। समझाने के लिए एग्जांपल है ना, बुरा मत मान लेना, ठीक है। मान ले कुलदीप के पापा के अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस आया कि साहब आपने जितनी इनकम की कमाई, जितने पैसे कमाए हैं उसमें से कुछ पैसे पे आपने टैक्स नहीं दिया, तो आपने इनकम टैक्स के लॉ का वायलेशन किया है और आप पे पेनल्टी लगी। समझाने के लिए खाली बता रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना, ठीक है। कल के दिन तू पापा को ले आया, कल के दिन मतलब क्या, आप मेरा क्या एग्जाम्पल दे रहे तरीके समझाने के लिए, ठीक। अच्छा एक चीज बताइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आरोप लगा रहा, अच्छा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव, बता दो ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब सारे सारे एग्जीक्यूटिव, वो इनकम टैक्स लॉज को एग्जीक्यूट कर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसी में उन्होंने देखा कि साहब एक पर्टिकुलर पर्सन ने लॉ का वायलेशन कर रखा है, सर्टेन प्रोविजन के हिसाब से टैक्स देना चाहिए था, नहीं दिया, एंड इसलिए नोटिस भेज दिया। क्लियर है। इनके पापा ने बोला कि साहब मैंने कोई गलत, उसको एक टर्म बोलते हैं टैक्स इवेजन, क्या बोलते हैं, टैक्स इवेजन, मतलब क्या है, यू शुड हैव पेड द टैक्स बट यू हैव नॉट पेड द टैक्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आरोप लगा रहा है एज एन एग्जीक्यूटिव व्हाइल इंप्लीमेंटिंग एग्जीक्यूटिंग द इनकम टैक्स लॉ कि भाई आपने टैक्स इवेजन किया है। इनके पापा ने रिप्लाई में भेज दिया कि साहब कि मैंने कोई टैक्स इवेजन नहीं किया है, आपने मुझे गलत नोटिस भेजा है। क्लियर है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, क्या इनके पापा एक अलग इंटरप्रेट, अच्छा कोई ना कोई इनकम टैक्स एक्ट का कोई ना कोई सेक्शन का प्रोविजन होगा जिसकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि साहब आपने गलत किया, लेकिन कुलदीप के फादर बोल रहे हैं कि नहीं मैंने गलत नहीं किया। तो क्या दो लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हाँ या ना। वो उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्होंने जो भी किया लॉ के दायरे में रह किया है, विद इन द स्कोप ऑफ द लॉ, ठीक है। और डिपार्टमेंट बोल रहा है कि नहीं आपने लॉ का वायलेशन, मतलब उसकी इंटरप्रिटेशन अलग है और आपकी इंटरप्रिटेशन अलग है, यही फर्क है, हाँ या ना। अच्छा एक चीज बताइए, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है क्या ये डिसाइड करेगा कि कोई गिल्टी है या नहीं है, ये डिसाइड कौन करेगा, जुडिशरी। ये तो खाली आरोप लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब उन्होंने आरोप लगा दिया, अब इनके फादर ने रिप्लाई दिया कि मेरी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसके आपके हिसाब से मैंने गलत किया बट मेरे हिसाब से मैंने गलत, तो दो लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट हो गया कि नहीं हो गया। अब मैटर कहाँ जाएगा, कोर्ट में, कहाँ जाएगा, जुडिशरी के पास। अच्छा केस का होता क्या, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन कुलदीप्स फादर एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब क्या करेंगे, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट्स क्या करेंगे, वो अपनी तरह से इंटरप्रेट करेंगे, सब इसकी सही इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए। अच्छा ऐसे करके अगर उन्होंने ये बोला कि कुलदीप के फादर सही बोल रहे हैं एंड इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो क्या कुलदीप के फादर केस जीत जाएंगे, एंड क्या डिपार्टमेंट क्या उनसे कुछ टैक्स ले सकता है, नहीं। इनका तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो डिस्प्यूट था उसको क्या किया, जुडिशरी ने सॉल्व कर दिया। कब, जब डिस्प्यूट हुआ, जब तक डिस्प्यूट कुछ नहीं है जुडिशरी का कोई रोल। देखो सारे लड़ाई झगड़े कोई होते तभी तो कोर्ट में मैटर जाते हैं, ये सुनो। इसका था व्हेनेवर देयर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन लॉ, एक बंदा बोला मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन है, दूसरा ये बोला मेरे हिसाब से, डिस्प्यूट हो गया, तो वहां पे क्या होगा, मैटर कोर्ट्स में जाते हैं, कोर्ट्स इंटरप्रेट करके कि उनके हिसाब से क्या सही इंटरप्रिटेशन है, दे ट्राई टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। दैट इज द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी, दैट इज द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी टू इंटरप्रेट द लॉज व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट। क्यों इंटरप्रेट करना है, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। अच्छा एक बार कोर्ट ने कुलदीप के फादर में डिसाइड कर दिया कि साहब ये सही बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट ने गलत आरोप लगाया, तो क्या डिपार्टमेंट उसके बाद कुछ कर सकता है उनका, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली जुडिशरी प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो करा रही है, ये सुनो, इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अच्छा ये फंक्शन है जुडिशरी का, दैट इज द कोर्ट्स, एंड चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, अलग अलग लेवल पे कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। इज इट क्लियर। अच्छा एक चीज तुम नोट किया तुमने कि तीनों के फंक्शन में कहीं ना कहीं लॉज आ रहे हैं, बनाने वाला, लॉ बनाने वाला लेजिस्लेचर, बनने के बाद उसकी इंप्लीमेंट करने वाला एग्जीक्यूटिव। इंप्लीमेंट करने में कोई परेशानी आ रही है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजा तो ये तो इंप्लीमेंट ही कर रहे हैं, कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो नाउ हु विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट, जुडिशरी। इट मीन अल्टीमेटली सब जगह तो गेम क्या है, लॉज की बात आ रही है। तो क्या पूरे कंट्री में लॉज की कितनी इंपॉर्टेंस है, बनाना, एग्जीक्यूट, तो तीन जो पिलर्स हैं,
तीनों का पिलर्स ही तो अल्टीमेटली क्या लॉ की तरफ ही इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, लॉ के रेस्पेक्ट में अलग अलग काम करे, एक बना रहा है, एक इम्प्लीमेंट कर रहा है, और एक क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, देन इट इज रिजॉल्व बाय द थर्ड पिलर, दैट इज द जुडिशरी, दैट इज द कोर्ट्स। समझ में आया या नहीं आया पहले बताओ। हमारे कंट्री के 3 पिलर्स कौन कौन से हो गए? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। व्हाट इज द फंक्शन लेजिस्लेचर? टू मेक द लॉज। इसलिए लॉज को हम लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। What is the function of executive? To execute or implement the laws made by the legislature. And executive में क्या आता है? Central government, state government, all the government department, all the persons working in the government department, they are all part of the executive. क्योंकि कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई लॉ इंप्लीमेंट करने में इन्वॉल्व है। ठीक है, आपने बीएसटी में पढ़ा हुआ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सुना हुआ आरओसी, क्या वो कंपनी लॉ मैटर को इंप्लीमेंट करने में इन्वॉल्व है? आरओसी भी क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। क्लियर है? जुडिशरी जिसमें कोर्ट सारे आते हैं, इनका क्या काम है? टू इंटरप्रेट द लॉज, टू देयर बाय रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट इन केस देयर आर डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। तो घूम फिर के सारी बातें लॉ से रिलेट हो रही, सारी बातें। अब हम लेजिस्लेचर के बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, दैट हु मेक्स द लॉज। क्लियर है? इज इट क्लियर? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बेटा, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग, कि क्या सोच के लेजिस्लेशन ने लॉ बनाया था, उसके हिसाब से क्या सही मीनिंग होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट, टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग, टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग। इज दैट क्लियर अरुण, जो आपने पूछा है? अब हम बात करेंगे अबाउट द लेजिस्लेचर, अबाउट द लेजिस्लेचर। इज द क्लियर? देखिए, आपसे कोई पूछे हु मेक्स द लॉ, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? इट इज द लेजिस्लेचर। लॉज आर मेड बाय लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ। इसका फंक्शन क्या है? टू मेक द लॉज। क्लियर? नाउ लेजिस्लेचर जो है, हम बोलते हैं लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। जो मैंने इनसे क्वेश्चन बताया था लेजिस्लेचर में क्या आता है, अब मैं बताने जा रहा हूं। हमारे कंट्री में लेजिस्लेचर 2 लेवल्स पे हैं। अच्छा, जब गवर्नमेंट बोले हैं तो क्या हमारे कंट्री में एक ही तरह की गवर्नमेंट है, 2 तरह की है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। वैसे ही लेजिस्लेचर भी सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है। वी हैव the legislature at 2 levels, just like we have government at 2 levels. Clear? एक बोलते हैं हम सेंट्रल लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? सेंट्रल लेजिस्लेचर। और एक बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बेटा एग्जीक्यूटिव के अंदर मैंने बताया था, 1 मिनट बच्चे ने डाउट पूछा है, एग्जीक्यूटिव मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, और सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ऑफिसर, एम्प्लॉय, सब क्या है? पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द पर्सन वर्किंग इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दे ऑल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, दे ऑल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? अच्छा, लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, सेंट्रल वर्ड जब किसी के साथ लगता है तो इसका मतलब होता है एक ही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या एक इंडिया में एक से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है? अच्छा, सुना होगा आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, सुना होगा? ओनली वन। सेंट्रल का मतलब ही होता है। अच्छा, सर्कल का सेंटर एक ही होता है ना, 2 थोड़ी हो सकते हैं सेंटर। ये सुनो, तो सेंटर और सेंट्रल जब बोलते हैं तो ओनली बोलते हैं ना, इतनी भीड़ में ये बंदा सेंटर में है, या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। क्या एक ही बंदा होता है? बोलता है साहब उस पार्टी में ही वॉज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सुनता है ऐसे बोलते हैं, ही वॉज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। क्या देयर इज 1 पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट? तो सेंट्रल, सेंटर बोलता है वो एक ही होता है। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या एक होगा, एक से ज्यादा होगा? एक ही होगा। एंड वो सेंट्रल लेजिस्लेचर जो हमारे, ये तो जनरल नाम है। अच्छा, एक कंसेप्ट होता है जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, समझते हो? अच्छा, दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ में जैसे अब बोलते हैं जब बुखार की है दवाई तो नॉर्मली बोलते हैं पैरासीटामोल, सुना होगा? अच्छा, एक पैरासीटामोल के नाम से भी एक दवाई आती है,
लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारी मेडिसिन क्या अलग अलग कंपनियां क्या अलग अलग नाम से बनाती है। हाँ या ना, ये सुनो, अलग अलग कंपनी क्या अलग अलग नाम से बनाती है। जैसे आपने सुना एक कालपोल है, ठीक है, एक सुना डोलो 650 आजकल बड़ी फेमस हुई है। ये सब पैरासीटामोल ही है, मतलब इनके अंदर जो कंटेंट जो है ना वो क्या है, सुना है, ये तो सुना हुआ जेनरिक नेम, सुना ही नहीं कभी कि दवाई एक्चुअली। अच्छा कई बार देखते हो डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन में कोई दवाई लिखी और कई बार केमिस्ट बोलते हैं ये नहीं है, दूसरी कंपनी की देता हूं, सेम कंपोजिशन है, बोलते हैं ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ कि दवाई वही है, अलग अलग कंपनी ने नाम अलग अलग रखे हैं दवाई, तभी तो उसकी जगह दूसरी देता है। ये सुना तो होगा। कई बार देखना वो बोला मैं एक बार डॉक्टर से फोन पे बात कर लेता हूँ, कई बार फोन भी करते हैं, पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ने ये लिखी इसकी जगह ये देता हूँ, तो कंपोजिशन ही सेम। तो जेनरिक नेम तो सबका कई सारी दवाई का सेम होता है, लेकिन क्या उनका ब्रांड नेम क्या होता है, अलग अलग कंपनी ने अलग। वैसे ही ये सेंट्रल लेजिस्लेचर स्टेट, ये जेनरिक नेम है, ये जो एक ही है पूरे कंट्री में, और ये स्टेट वाइज है। क्या है स्टेट लेजिस्लेचर, क्या है स्टेट वाइज, जेनरिक नेम है। पर्टिकुलरली सेंट्रल लेजिस्लेचर जो हमारे कंट्री में, उसका नाम क्या है, द नेम ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इन आवर कंट्री, उसका नाम है दैट इज द पार्लियामेंट। क्या नाम है, पार्लियामेंट, जो हमारे देश की संसद है, जिसको हिंदी बोलते हैं भारत की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो हमारे कंट्री के सेंट्रल लेजिस्लेचर का नाम क्या है, पार्लियामेंट। क्या नाम है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद। अच्छा जब हम पार्लियामेंट बोलते हैं तो क्या इसके अंदर दो हाउसेस आते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों मिलके पार्लियामेंट है, ध्यान रखना, लोकसभा एंड राज्यसभा ये दोनों मिलके पार्लियामेंट है। क्लियर। इसीलिए अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो, कोई अगर लोकसभा का मेंबर है, क्या वो अपने आप को एमपी कह सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ है ना। और कोई राज्यसभा का मेंबर हो, आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा क्या दो चीज सुन रखी है, एक एमपी एक एमएलए, तो लोकसभा वाला एमपी है तो क्या वो राज्यसभा वाला एमएलए होगा। जैसे तुक्के मारते हैं, ठीक है। अच्छा सबने ना एमपी एमएलए सब सुन रखा, लेकिन पता नहीं है ठीक से। अच्छा मैं बोल रहा हूं दोनों बॉडीज पार्लियामेंट का पार्ट है, और एमपी का फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप राज्यसभा का भी मेंबर हो तो पार्लियामेंट के तो मेंबर हो, हाँ या ना। इसका आप लोकसभा के मेंबर हो तब भी एमपी हो, और राज्यसभा के मेंबर हो तब भी एमपी हो। कई सारे जो एमपी होते हैं वो क्या करते हैं, आपको अपने नाम क्या के जब एमपी लिखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं लोकसभा, या ब्रैकेट में लिख देते राज्यसभा, बताने के लिए कि मैं किस हाउस का, दोनों में से किस हाउस का, किस बॉडी का मेंबर हूं। कोई एमपी बोलने से खाली ये पता लगता है आप पार्लियामेंट के मेंबर हो, आप लोकसभा के हो, तो पार्लियामेंट इज कंप्राइज ऑफ टू बॉडीज, लोकसभा। अच्छा पार्लियामेंट के अलग से कोई चीज है, ये दोनों को मिला के पार्लियामेंट है, दोनों को मिला के। इसका लोकसभा का भी जो मेंबर है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जो राज्यसभा का मेंबर है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इसका अगर खाली कोई अपने आप को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता रहा है तो उससे हमें पता लग रहा है कि लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का है, नहीं पता लग रहा, हमें पता पार्लियामेंट का मेंबर है। अब चाहे लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी। लेकिन अगर अपने विजिटिंग कार्ड पे नाम के साथ वो एमपी लिख रहा है और ब्रैकेट में लिख रहा है लोकसभा, कैसे पता लग रहा है एग्जैक्टली इन विच हाउस आउट ऑफ द टू हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा, ये किसका मेंबर है, किसका मेंबर है। वो दो चीज सुनो कि एक एमपी एक एमएलए, तो यहां चिपका दिए एमपी तो ये हो गया एमएलए। समझ में आया ना कि चीजें हमने सुन तो बहुत सारी रखी है, लेकिन क्या हम समझते हैं, और हर चीज को समझना है कि हम क्या बात कर रहे हैं। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई लोकसभा का मेंबर है वो भी एमपी है, और जो राज्यसभा का मेंबर है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दोनों एमपी है। इसलिए हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं ये बोलूं सेंट्रल लेजिस्लेचर, या बोलूं पार्लियामेंट, या बोलूं लोकसभा एंड राज्यसभा, क्या सब एक ही बात है, हाँ ना। सेंट्रल लेजिस्लेचर तो जेनरिक नेम हो गया, स्पेसिफिकली हमारे कंट्री में उसका नाम क्या है, पार्लियामेंट। और उस पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन सी बॉडी आती है, लो पार्लियामेंट अलग से कुछ नहीं है, ये दोनों हाउस को मिला के क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। अच्छा एक पढ़ाओ कॉन्टिनेंट, पढ़ा ना, एक कंट्री एक कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट अलग से कुछ है, या कई कंट्री के समूह को हम क्या बोलते थे, कॉन्टिनेंट बोलते थे।
अब मतलब एशिया एक कॉन्टिनेंट है, तो एशिया में जितने कंट्री आते हैं ये सारे कंट्री मिलके क्या बन गया, एशिया बन गया। अब थोड़ी कि साहब ये कंट्री अलग है एशिया अलग है, थोड़ी होता है। तो वैसे क्या पार्लियामेंट अलग से कुछ नहीं है, इन दोनों बॉडीज को मिला के क्या बोल रहे हैं, पार्लियामेंट। इन दोनों बॉडी को मिला के क्या बोल रहे हैं, पार्लियामेंट। ये कोई तीसरी चीज नहीं है, इन दोनों को कलेक्टिवली जब बोलते हैं एक साथ कि हम लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात एक साथ कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, देश की संसद, भारत की संसद, दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये थर्ड कोई चीज नहीं है, समझ आ गया। इसका तो सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलिए हमारे कॉन्टेक्स्ट में, या पार्लियामेंट बोलिए, या लोकसभा एंड राज्यसभा, एक ही बात है, क्योंकि स्पेसिफिक नाम ये, और पार्लियामेंट इज अ कंसेप्ट कंप्राइज ऑफ 2 हाउसेज, लोकसभा एंड द राज्यसभा। क्लियर है, ये तो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो गया। एंड दिस इज वन फॉर द एंटायर कंट्री, ओनली वन फॉर द एंटायर कंट्री। क्लियर है। और जो दिल्ली में ही है, भारत की संसद कहाँ है, दिल्ली में है ना। क्या अभी रिसेंटली क्या पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी है, ये सुनो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, क्या उसकी नई बिल्डिंग बनी, सुना होगा। एंड एक्चुअली पुरानी बिल्डिंग को अब यूज करना, को बहुत साल पुरानी, एंड उसके सारे अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, तो थोड़ा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको नई बिल्डिंग बनी है। इज दैट क्लियर। अभी जो नया पार्लियामेंट बना है ना, उस पार्लियामेंट का जो पूरा बना है, उसके पूरे प्रोजेक्ट का हेड मेरे ब्रदर इन लॉ थे। ही इज एन IAS ऑफिसर एंड ही वाज हेडिंग दैट एंटायर प्रोजेक्ट, तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। देखिए जो स्टेट लेजिस्लेचर है, अच्छा क्या ये वन होगा फॉर द एंटायर कंट्री, स्टेट वाइज होगा, स्टेट वाइज होगा। तो हर एक स्टेट का अपना अपना स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट वाइज। दिल्ली का अपना स्टेट लेजिस्लेचर है, यूपी का अपना है, महाराष्ट्र का अपना है, कर्नाटक का अपना है, जम्मू कश्मीर का अपना है। ये सुनो, क्लियर है। स्टेट लेजिस्लेचर, अब स्टेट लेजिस्लेचर अगेन ये भी जेनरिक नेम है, पर्टिकुलरली स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सी बॉडीज आती हैं, क्लियर। वो देखिए, एक हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में इसको बोलते हैं विधानसभा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट तो मतलब स्टेट की है, स्टेट वाइज है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, विधानसभा, VIDHAN, विधानसभा, SABHA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी और बोलते हैं विधानसभा। एक बॉडी और होती है इसके अंदर, उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो स्टेट क्या था, असेंबली, ये क्या है, काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद, क्या बोलते हैं, विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में क्या बोलते हैं, विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में क्या बोलते हैं, विधान परिषद। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के अंदर भी 2 हाउसेस होते हैं, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर में भी 2 हाउसेस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। का ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है पूरे कंट्री में एक है, स्टेट वाइज है, हर स्टेट का अपना स्टेट लेजिस्लेचर है। इज दैट क्लियर। अब एक और चीज देखिए आप, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये सारे स्टेट्स में नहीं है। इसका ज्यादातर स्टेट्स में द स्टेट लेजिस्लेचर इट कंप्राइजेज ऑफ ओनली 1 हाउस। कौन सा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका तो विधानसभा तो सारे स्टेट में है, लेकिन विधान परिषद काउंसिल सारे स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट्स में है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंडिया में आई थिंक सिर्फ 6 स्टेट हैं जहां पे वी हैव विधान परिषद। तो उनके स्टेट में क्या है, उनकी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एक बॉडी है, 2 बॉडी है। असेंबली तो सब जगह है, असेंबली तो कॉमन है, और विधान परिषद भी है। तो ऐसे स्टेट के अंदर क्या स्टेट लेजिस्लेचर कंप्राइज ऑफ 1 हाउस और 2 हाउस है, 2 हाउस है। एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट, उन 6 के अलावा बाकी स्टेट में ओनली 1 हाउस। विच वन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन सा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधानसभा। एंड वो 6 स्टेट्स अगर जाना चाहते हो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जो 6 स्टेट्स हैं, एक आंध्र प्रदेश,
याद करने का तरीका भी बहुत आसान है, वैसे याद न भी कर कोई बात नहीं है, बस ये पता नहीं सब जगह नहीं है, ओनली सम स्टेट, ठीक है। तेलंगाना सुना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से एक हिस्सा अलग होकर बना है, साथ साथ याद करने में आसान होगी। महाराष्ट्र कर्नाटक क्या ये भी साथ साथ स्टेट है ना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक एंड बिहार यूपी ये भी साथ साथ है। तो दीज आर द ओनली 6 स्टेट्स इन आवर कंट्री हैविंग द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो इन स्टेट्स में इनकी जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इट इज कंप्राइज वन हाउस और 2 हाउसेस, 2 हाउसेस। वो विच आर द 2 हाउसेस? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। ये नहीं मत समझना कि यहाँ खाली विधान परिषद है, दोनों है, असेंबली तो सारे स्टेट्स में है। और इन 6 स्टेट्स के अलावा बाकी स्टेट्स में क्या है बेटा, 6 स्टेट के नाम लिखे, नाम भी तुमको देखने में दिक्कत हो रही है, नाम तो वैसे ही मैं बोलूंगा तो वैसे समय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड बिहार यूपी। बिहार यूपी साथ साथ है। अच्छा, महाराष्ट्र कर्नाटक भी साथ साथ है, देखोगे तुम ध्यान से, महाराष्ट्र जो है वैसे वेस्टर्न इंडिया में, लेकिन थोड़ा थोड़ा साउथ को भी टच करने लग जाता है। अब उसके जस्ट नीचे आपको आओगे तो कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना, ठीक है। एंड बिहार यूपी तो साथ में है ही है। तो याद करने का तो आसान तरीका होता है कि 6 स्टेट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी। इन 6 स्टेट्स के अंदर इनकी स्टेट जो लेजिस्लेचर है, इसमें 2 बॉडीज हैं। कौन कौन सी 2 बॉडीज हैं? असेंबली एज वेल एज द काउंसिल। अरे बेटा हड़बड़ाओ नहीं, अभी बताता हूँ बेटा क्या तुम पूछ रहे हो, ठीक है। कई बच्चों को ना पेशेंस नहीं है, सुन रखा है टर्म, ठीक है, अभी बताऊंगा सब, ठीक है। सर एमएलए कहाँ आएगा, अभी बता रहा हूँ भाई, एमएलए कहाँ आएगा, ठीक है। उसको लगा सर राज्यसभा में तो मना कर दिया, हम तो राज्यसभा वालों को एमएलए बोल रहे थे, ठीक है। किसी राज्यसभा वालों को मत बोल देना एमएलए, चाटा मारेगा खींच के, बोला आप एमएलए हो, बोला यार मैं एमपी को एमएलए बना दिया, बताओ। एमपी बहुत सीनियर लेवल होता है, एमएलए बहुत छोटा लेवल होता है। उसको बोल दो आप एमएलए, वो तो बुरा ही मान जाएगा, बोलेगा सर वो है एमपी। देखिए इसका मतलब, अच्छा दिल्ली जो है क्या इन 6 में आ रहा है? तो दिल्ली में खाली क्या है? विधानसभा है, खाली क्या है? विधानसभा है। अच्छा दिल्ली में सुनते रहो, दिल्ली की विधानसभा में ये हुआ, सुनते तो रहोगे, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादातर स्टेट्स में द स्टेट लेजिस्लेटिव कंप्राइज ऑफ ओनली 1 हाउस 1 बॉडी। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? स्टेट लेजिस्लेटिव। ये तो सारे स्टेट्स में है, ठीक है, एंड विधानसभा। लेकिन 6 स्टेट्स में इसके अलावा एक बॉडी और भी है स्टेट लेजिस्लेचर में, कौन सा? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड दैट इज द विधान परिषद। अरे जितने ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं ना, ये सारा ज्ञान आपके स्कूलों में था, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं मैं। स्कूल में एक पेपर का सब्जेक्ट होता है 10th तक, आपको सोशल स्टडीज, और उसमें एक पोर्शन होता है सिविक्स, इसमें ये सारा ज्ञान था। हाँ वो अलग बात है, वो ज्ञान का आपने क्या किया अलग बात है। कहीं सिविक्स की किताब पे रख के चार्ट रख के खा गए हो तुम, ये सारा वहीं पे था, ये कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं मैं आपको। अगर एक वर्ड बोलूंगा आपको ध्यान आ जाएगा। सम स्टेट्स हैव द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, सम स्टेट्स हैव गॉट द बायकैमरल। कुछ याद आ रहा है? याद इन टर्म ही नहीं सुना, किसी सुना है टर्म? तो बायकैमरल का बाय मैंने 2 इज द वो स्टेट जिसमें दोनों बॉडी, जो 6 स्टेट, वो बायकैमरल लेजिस्लेचर है, और जिनके अंदर सिर्फ एक ही है वो क्या है? यूनिकैमरल। याद रखो टर्म यूज होता है, ये सम स्टेट्स हैव गॉट द बायकैमरल लेजिस्लेचर, मतलब बाय मींस 2, मतलब उनके लेजिस्लेचर के अंदर 2 बॉडीज हैं। तो वो 6 स्टेट्स की बात कर रहा है। अब बाकी स्टेट्स में क्या है? यूनिकैमरल, ओनली 1 बॉडी। क्लियर है? अब एक चीज देखिए, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, अच्छा एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अपने आप ही समझ में आ गया होगा कि जो किसी भी स्टेट की जो विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके जो मेंबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ आया? सुना हुआ दिल्ली सरकार के अंदर आपको दिल्ली के विधानसभा में जो भी हैं वो सब क्या है? एमएलए, दिल्ली के एमएलए। यूपी की जो विधानसभा है स्टेट लेजिस्लेटिव, क्या वो उसके जो भी मेंबर वो क्या है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सुनो, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, सब ऐसे ही। समझ आ रहा है? अच्छा एक चीज बताइए, तो इसको एमएलए बोलते हैं, राज्यसभा वालों को नहीं। अब बताइए ये स्टेट लेवल पे है, वो क्या है? सेंट्रल लेवल पे है। बताओ तुम उसको एमएलए बता रहे थे। अच्छा एमपी नॉर्मली क्या आपको सीनियर पोजीशन है? एमएलए
ऑब्वियसली एमपी यार, सेंटर लेगी तो एक ही है पूरे हिंदुस्तान में, और उसके आप मेंबर हो, और स्टेट लेगी तो हर स्टेट में है, तो एमएलए तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। बताओ, राज्यसभा वाला को एमएलए बता रहे थे। अच्छा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होगा, विधान परिषद, उसको क्या बोलेंगे? नाम जैसे नाम, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी। अच्छा, ये सुना ही नहीं होगा, ये सुना क्यों नहीं? क्या ये सारे स्टेट्स में है? क्या ये बॉडी सारे स्टेट्स में है क्या? कि गुने चीने स्टेट्स में ही है? तो इतना पॉपुलर कंसेप्ट ही नहीं है, इसे ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। लेकिन बिहार में जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यूपी में जो स्टेट काउंसिल है, कर्नाटक में जो काउंसिल है, उसके जो मेंबर होंगे, क्या उनको एमएलए बोलेंगे, एमएलसी बोलेंगे? एमएलसी मेंबर, एमएलए बोलोगे तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो असेंबली का मेंबर थोड़ी है, काउंसिल का मेंबर है, तो क्या बोलते हैं उनको? एमएलसी। और ये इतना पॉपुलर टर्म क्यों नहीं है? कोई ज़्यादातर स्टेट में ये बॉडी नहीं है, तो वहाँ एमएलसी नहीं होते, वहाँ पे एमएलसी। अब दिल्ली का कोई एमएलसी है क्या? नहीं है। ये सुनो, राजस्थान में कोई एमएलसी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, तो वहाँ एमएलसी कहाँ से आएगा? एमएलसी का था मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार में नजर आएंगे, यूपी में नजर आएंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहाँ नजर आएंगे। पिक्चर दिमाग में एकदम क्लियर हो रही है। दो क्या होता है, इसको बोलते हैं चीजों को बहुत बारीकी से तो समय लगाना पड़ता है, एकदम अच्छे से दिमाग में सेट करना, फिर ऊट पटांग नहीं बोलना, कुछ भी जा कहीं फिट कर। क्या होता है, जो मैंने बताया, हमने कुछ सुन रखा है लेकिन समझ नहीं है, तो हम कुछ भी बोल देते हैं। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके बहुत सारी बताते हैं। इन्फॉर्मेशन नॉलेज में बहुत फर्क होता है। एग्जैक्टली नोइंग कि कौन सी चीज क्या है, एग्जैक्टली नोइंग दैट इज नॉलेज। बट नोइंग लॉट, आजकल बहुत लोगों ने सुना है, जैसे आप लोग सुना हो, अरे आजकल के बच्चे तो पता नहीं क्या क्या वो गूगल पे देखते रहते। हम तो ना कई बार आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पे बोले, हम तो इनकी उम्र में थे तो हमें तो ठीक से पैंट नहीं पहननी आती थी, बोलते ना ऐसे। ये देखो क्या करते हैं। अरे आज वालों को भी कुछ नहीं पता, उन्होंने खाली इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है, नॉलेज थोड़ी है उनको। और जो नॉलेज पहले वालों को होती थी, वो आज वालों को तो कुछ नहीं है उसके मामले में। आज खाली इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है, नॉलेज पॉलेज कुछ नहीं इनके पास। और पहले के लोग भले उतने स्कूल नहीं गए। अच्छा, पहले क्या इतना एजुकेशन का लेवल इंडिया में था? कई बार तुम देखोगे, हो सकता है आपके ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर स्कूल ही नहीं गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है ना, ये सुनो। लेकिन उनकी समझ आपसे बेहतर है। तो समझ होना और खाली किताबी चीजें पढ़ लेने में फर्क होता है। अब मैं बोलता हूं, ऐसा अच्छे समझदार व्यक्ति बनो। खाली किताब से 4-4 चीज रट के एग्जाम में लिखा है और नंबर आ गए, क्या समझ आई? समझ कुछ नहीं। वो लोग समझदार है तभी तो इतना बड़ा परिवार चला रहे हैं। अच्छा देखो कितने, अच्छा पहले के लोग देखो, भले उनकी कमाई कम थी, भले वो कम पढ़े लिखे थे, क्या उन्होंने कितने कितने एसेट क्रिएट कर दिए? हाँ या ना, मकान बना दिया, ये कर दिया। आजकल के बच्चों से होता है क्या? वो अपना ही नहीं कमा के अपना ही ठीक से पेट नहीं पाल सकते, वो एसेट क्या क्रिएट करेंगे? तो आप कहने के लिए कम पढ़े लिखे थे, कम पैसे थे, फिर भी इतने बड़े बड़े उन्होंने एसेट क्रिएट कर दिए। समझदार थे तभी ना। तो समझदारी जो बोलते हैं ना, समझदारी अक्षरों की मोहताज नहीं है। और जो आजकल एजुकेशन का मतलब लोगों क्या समझा दिया है, ये डिग्री ले ली वो पढ़ा लिखा हो गया। अरे भाई, खाली डिग्री सब कुछ नहीं होती है। डिग्री लो, लेकिन डिग्री के साथ समझदारी भी डेवलप करो। मैं क्यों बोलता हूँ अखबार पढ़ो, ये पढ़ो, क्यों बोलता है? समझदारी जब तक आएगी नहीं, फायदा किस डिग्री का? यूज ही नहीं कोई इसका। इट्स क्लियर? ये बात एकदम क्लियर होगी सबको? पक्का? कोई डाउट? तो मैं आपसे पूछूं, हु मेक्स द लॉ? क्या आंसर है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर हमारे कंट्री में कहा 2 लेवल पे, सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज ओनली वन, दैट इज पार्लियामेंट। उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट। उसके अंदर 2 बॉडीज आती हैं, लोग ये दोनों मिलके पार्लियामेंट को तीसरी चीज नहीं है, ध्यान रखना। इन दोनों को मिलके कलेक्टिवली जब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। क्लियर है? अब बोलोगे मैं पार्लियामेंट जा रहा हूं, तो कहां जाओगे? या तो लोकसभा में जाओगे, राज्यसभा, कोई तीसरी जगह थोड़ी चले जाओगे। इन दोनों को मिलके कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं? पार्लियामेंट बोल रहे हैं। बोले मैं पार्लियामेंट जा रहा हूं, ना लोकसभा जा रहा हूं ना राज्यसभा, तो बोला कहां? अंतरिक्ष में जा रहे हो। दोनों को मिलके ही पार्लियामेंट बोल रहे हैं। कई बच्चे बस समझ ही नहीं पाते, उनको लगता है पार्लियामेंट को अलग से चीज है, अलग कोई। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं? पार्लियामेंट बोल रहे हैं। क्लियर है? इसलिए देखो, इसका जो लोकसभा का मेंबर है उसको भी हम एमपी बोल रहे हैं, राज्यसभा का जो मेंबर है उसको भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है? स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेचर से क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। एंड ज्यादातर
सारे स्टेट्स में असेंबली तो है ही है, स्टेट विधानसभा, लेकिन कुछ स्टेट्स में उसके अलावा क्या है, काउंसिल भी है। इसका ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर द स्टेट लेजिस्लेचर कंप्राइज ऑफ ओनली वन हाउस, दैट इज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। एंड सम स्टेट्स लाइक 6 states I have told you, their legislature is comprised of 2 bodies, the state legislative assembly जिसके मेंबर को एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसके मेंबर को बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इज क्लियर? और एमएलसी इतना सुनने में नहीं आता है, कारण क्या है ही नहीं सारे स्टेट्स में, ओनली इन 6 states वी हैव दिस कंसेप्ट। इज ओके? अब देखिए, ये तो है कि सब लॉ कौन बनाता है, ये बात मैंने बहुत क्लियर कर दी। देखिए, अरे भाई हर डिस्ट्रिक्ट से एमएलए होता है वो अलग चीज है, जो भी। अच्छा बताओ, हमने बोला लोकसभा के जो बंदे होते हैं उनको एमपी बोलते हैं, राज्यसभा वाले को। तो अभी जो चुनाव अनाउंस हो गए हैं, जिसको बोलते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, तो ये किसके चुनाव होने जा रहे हैं? किसके? जो लोग चुन के आएंगे वो कहाँ जाएंगे? लोकसभा में। तो चुनाव जो तो पूरे हिंदुस्तान में क्या चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, एंड हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट खड़े होते हैं अलग अलग पार्टी के, उसमें जो जीत के जाएगा वो कहाँ? लोकसभा में। आम चुनाव बोलते हैं इसको, आम चुनाव। तो जो जनरल इलेक्शन, तो जनरल इलेक्शन का मतलब 5 साल में एक बार होते हैं, और वो किसके होते हैं? लोकसभा के चुनाव को ही हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। ये सुनो, तो ऐसे ही जब स्टेट लेवल पे इलेक्शन होते हैं, हर एक स्टेट के अपने अपने, तो क्या वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं? ये सुनो, अच्छा समझाने के बताता हूँ। जैसे सेंटर में लोकसभा है, वैसे स्टेट में उसका पैरेलल क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सुना हुआ साहब, दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्या पूरे हिंदुस्तान के चुनाव हो रहे हैं, खाली दिल्ली के? और अभी जो चुनाव अभी अप्रैल मई में जो होने वाले हैं, ये क्या हैं? पूरे हिंदुस्तान के। उसमें लोग चुन के जो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? लोकसभा में। कहाँ जाएंगे लोग? अच्छा मान लिया यूपी, आपको सुना होगा शायद उड़ीसा के भी शायद चुनाव साथ में हो रहे हैं अभी जनरल इलेक्शन के साथ। तो उड़ीसा स्टेट के जो इलेक्शन अलग से होंगे, तो उसके अंदर जो चुन के जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उड़ीसा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या वो अलग अलग एरिया से अलग अलग बंदे चुन के जाएंगे, और वो क्या कहलाएंगे? एमएलए ऑफ द उड़ीसा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एरिया वाइज तो एमएलए होगा, एक एमएलए थोड़ी होगा। तो बच्चा वाला सर डिस्ट्रिक्ट वाइज एमएलए होता है। अरे भाई मेरे गुरुजी, वो इलेक्ट होके बनेगा किसका पार्ट? वो सारे एमएलए किसका पार्ट बनेंगे? उस स्टेट की विधानसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनेंगे। ऐसे हिंदुस्तान में, अच्छा लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? लोकसभा में करीब कितने मेंबर हैं? करीब 545, 542 या 2-4 सीट कई बार खाली भी होती है। 542 या 545 मान लीजिए, 545। तो 545 एमपी चुन के आएंगे अभी इलेक्शन जो हो रहे हैं, 545। तो क्या अलग अलग एरिया से चुन के आएंगे ना? ये सुनो, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या बोलते हैं? सुना होगा दिल्ली में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, सुना होगा? या दिल्ली से 7 एमपी चुन के कहाँ जाएंगे? लोकसभा में। कहाँ जाएंगे? लोकसभा। पूरे देश के चुनाव है, तो दिल्ली भी तो देश का ही पार्ट है, पाकिस्तान में तो नहीं चला गया दिल्ली, ठीक है? 7 ही आगे। तो अलग अलग स्टेट के क्या है? यूपी की पता कितनी सीट है? 80, सबसे बड़ा स्टेट है। इसे बोलते हैं अगर देश का चुनाव जीतना है लोकसभा में, तो यूपी जीतना बहुत जरूरी है। 80 सीटें। हरियाणा 10, हरियाणा भी स्टेट वाइज छोटा स्टेट है, नॉट अ बिग स्टेट, ओनली 10 सीट्स आर देयर लोकसभा की। दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 एमपी बन के जाएंगे लोकसभा में। लेकिन दिल्ली के, अगर दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जब चुनाव होते हैं, ठीक है, तो 70 सीटें हैं। कितनी है? 70। ये मत ना फॉर्मूला बता दें कि सब 10 गुना होता है, ऐसा कुछ नहीं, चांस की बात है। यहाँ ऐसा है, हर जगह फॉर्मूला बता 7 × 10 70 हो गया। कई बच्चे अपने मन से कुछ कुछ सोच लेते हैं, वो फिर बाद में कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है? 70 एमएलए चुन के जाते हैं। जब आपको दिल्ली के जो चुनाव होते हैं, खाली दिल्ली के बता रहा हूं, और दिल्ली की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, उसमें 70 एमएलए चुन के जाते हैं। कितने आते हैं? 70 एमएलए चुन के आते हैं। तो क्या वो एरिया बटा होगा ना कि साहब इस एरिया से एक कैंडिडेट खड़ा होगा, या अच्छा क्या उस एरिया से हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, वोट पड़ते हैं, उसमें जिसके कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलता है क्या होता है? वो जीत जाता है। तो क्या वो असेंबली का पार्ट बन जाता है, एमएलए बन जाता है। और अभी ऐसे ही लोकसभा में क्या होगा? हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्या वो दिल्ली में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर पार्टी, कांग्रेस वाले अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। ये सुनो, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जितने कैंडिडेट खड़े होंगे अलग अलग पार्टी के, उनमें से जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले, क्या होगा? क्या वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के लोकसभा का पार्ट बनेगा? हाँ या ना? इसका तो बनते तो ऐसे हैं, बने जाके अल्टीमेटली एक हाउस का मेंबर बन जाएंगे ना, ठीक है? समझ आया नहीं है सबको?
बेटा ये जिसने पूछा है डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, सब क्लियर हो गया ना? ये चेयरमैन किस में आ गया? चेयरमैन कहां से आ गया बीच में? ये चेयरमैन कहां से आ गया यहाँ पे? एनीवे देखिए बेटा, किसी को कोई ऐसी चीज हो जो आपको लगता है कि साहब टॉपिक से हटके या कि चेयरमैन एकदम अलग से कोई बात पूछ रहा है, तो आप मेरे से अलग से बात कर लेना। अलग से आपके पास मेरा डाउट नंबर है, मैंने लास्ट क्लास में शेयर किया था, ठीक है? एंड कुछ चीज़ें ऑफ लिखी, टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। आप जनरल कोई बात पूछना चाहते हैं तो अलग से पूछ लीजिए, टॉपिक नहीं तो डिस्टर्ब होता है ना। ये क्लियर है तो कोई डाउट किसी को? चलूँ आगे। अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊं, आप समझ नहीं पाएंगे। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये, और जैसे सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा है, स्टेट लेवल पे जैसे सेंट्रल लेवल पे जैसे लोकसभा है, उसका पैरेलल स्टेट लेवल पे क्या है? असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका पैरेलल लोकसभा का पैरेलल। तो जैसे आपको देश के चुनाव होते हैं तो जो चुन के जाते कहाँ जाते हैं? लोकसभा में। और एक राज्य के चुनाव होते हैं तो चुन के कहाँ जाते हैं? असेंबली में। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, इनके चुनाव नहीं होते, इसके भी चुनाव नहीं होते, ये अलग तरीके से इसके मेंबर बनते हैं। तो राज्यसभा के अभी जो चुनाव जो हो रहे हैं, अभी जो चुनाव पूरे देश भर में हो रहे हैं अप्रैल मई में, इसमें जो इलेक्ट होके वो राज्यसभा के मेंबर नहीं बनेंगे। किसके मेंबर बनेंगे? लोकसभा के मेंबर बनेंगे। किसके बनेंगे? अभी लोकसभा के चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है, उसका अलग तरीके से मेंबर बनता है। अब उसमें नहीं जाऊंगा मैं, एंड उसके अलग तरीके से आपको मेंबर। अच्छा, खाली थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है? राज्यसभा, अच्छा लोकसभा नाम क्यों पड़ा? लोक क्या पब्लिक को बोलते हैं? सुना होगा लोक, ठीक है। इट्स अ हाउस, सभा, हाउस कंप्राइज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। क्या अभी जो चुनाव होंगे, क्या आप हम सब वोट करेंगे, उसके थ्रू जो लोग चुन के जाएंगे, क्या इस बॉडी का पार्ट बनेंगे? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। क्या लोकसभा इज अ हाउस कंप्राइज ऑफ, इसमें कौन लोग होंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव। लोकसभा, सभा मीन्स हाउस, किसके? कैसा हाउस? जिसमें किसके बंदे होंगे? लोग जिनको चुन के भेजेंगे। क्या देख लीजिए, अभी जो चुनाव होंगे हम सब की वोटिंग के थ्रू ही तो जो चुन के जाएंगे वही तो लोकसभा के मेंबर बनेंगे। ये सुनो, इसका इसलिए नाम भी उसके हिसाब से रखा गया है, लोकसभा, हाउस कंप्राइज और रिप्रेजेंटेटिव द लोक मीन्स पीपल, लोगों ने जिनको चुन के भेजा है वो इसका मेंबर बनेगा। क्लियर है? राज्यसभा, राज्यसभा इज अ हाउस कंप्राइज और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। अच्छा, जो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये अलग अलग स्टेट्स हैं। ये सारे स्टेट्स का अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स होती हैं कि आप राज्यसभा में उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट एक सर्टेन लोगों को यहां भेज सकती है। कहां पे? राज्यसभा में। तो इस हाउस कंप्राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स, इसका नाम क्या पड़ गया? राज्यसभा। क्या नाम पड़ गया? तो मुझे तो क्या इलेक्शन हो रहा है यहाँ? अरे क्या इलेक्शन हो रहा है क्या? नहीं। जैसे राज्यसभा है, उसमें दिल्ली की सरकार अपनी तरफ से कुछ बंदे भेज सकती है, उसका फिक्स होता है कि दिल्ली गवर्नमेंट कितने बंदे भेज सकती है, यूपी गवर्नमेंट कितने बंदे भेज सकती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितने बंदे भेज सकती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? क्या इसके अंदर अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? यस और नो, एंड इसलिए बॉडी का नाम क्या पड़ गया? राज्यसभा। तो यहाँ क्या इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं लोग? अरे मैं पूछ रहा हूँ, क्या इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं क्या? नहीं। क्या जया बच्चन राज्यसभा की मेंबर है? अमिताभ बच्चन की वाइफ? पता नहीं है, अखबार इसलिए बोलता हूं पढ़ा करो। जया बच्चन जो है, शी इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, शी इज ऑल्सो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन लोकसभा की नहीं। किसकी है? उसने कभी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। कैसे हुई? आपने सुना होगा साहब, पहले यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी, पहले जो मुलायम सिंह यादव थे जिनकी अब डेथ हो गई, उनका बेटा क्या नाम इसका, अखिलेश यादव। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो है उनकी पहले सरकार हुआ करती थी पहले, अब तो बीजेपी की सरकार है यूपी में भी, यूपी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट। पहले तो किसकी सरकार होती थी? समाजवादी पार्टी की। और आपको बताओ, अमर सिंह ऐसे मुलायम सिंह यादव से अमिताभ बच्चन की बहुत दोस्ती है। तो क्या हुआ, फ्रेंडशिप में क्या किया आपको मुलायम सिंह यादव ने, जब उनकी सरकार थी, जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जया बच्चन को कहां भेज दिया? किसी को भी भेज सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। क्या हर एक स्टेट का कोटा होता है इन द राज्यसभा? अभी बताया था, हर एक स्टेट का कोटा होता है, डिपेंडिंग ऑन जितना बड़ा स्टेट है उतना बड़ा कोटा होगा, उतनी ज्यादा सीट होगी इसकी। ठीक है, यूपी की तो बहुत सीट है। तो क्या वो किसी को, वहां की जो सरकार है, क्या अपना कोटे से किसी को भी भेज सकती है राज्यसभा में? ये सुनो, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के भाई को भेज दिया था वहां पे।
किसी को भी, इसमें कभी भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया है, एंड सी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। समझ आया? तो यहाँ इलेक्शन के थ्रू नहीं आते हैं। तो उसी तरीके से इस काउंसिल का भी कंसेप्ट होता है, लेकिन आप उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, जो स्टेट लेवल पे होता है। तो मेनली इलेक्शन किसके हो रहे हैं? या तो लोकसभा के, जो पूरे देश के चुनाव होते हैं, या हर एक स्टेट के अपने अपने असेंबली के जो चुनाव होते हैं। बोलते रहे इस स्टेट के चुनाव है, तो वो चुनाव किसके हैं? उस स्टेट की असेंबली। और ज़्यादातर स्टेट में तो है ही खाली असेंबली, और जिनमें दोनों भी हैं वहाँ जब चुनाव होते हो किसके हो रहे हैं? असेंबली के हो रहे हैं। काउंसिल का अलग तरीके से कंसेप्ट चलता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब जो कितने सारे टर्म सबने सुन रहे, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। चलूँ आगे? अच्छा, ये हमने पूरा डिस्कशन क्या किया? हु मेक्स द लॉ? लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ। लेजिस्लेचर में क्या? सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, वो मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया। अब एक चीज मैं और बताने जा रहा हूं, फिर मैं उस चीज को इस चीज से लिंक करूंगा। ये तो बताया लॉ बनाता कौन है, ये बताया मैंने। क्या बताया? लॉ बनाता कौन है। क्लियर है? अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान देखिए। लॉ बनता किसके ऊपर है? बाहर रवि जी को बोलना। देखिए, लॉज बनता किस चीज के ऊपर, इसको समझिएगा। अगेन जो मैं बताने जा रहा हूं, ये भी आपने पढ़ा रखा है स्कूल में। अच्छा, आपने सुन, ये रवि जी यहां पे देखिए कुछ डिस्कनेक्ट हो गया क्या? बेटा, एमएलए की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कितनी बार बता दिया? रजिस्टर में नोटिंग कर रहे हैं ना? अब लग रहा है कुछ कुछ ज्ञान बढ़ रहा है। अच्छा, अब आते हैं लॉज बनता किसके ऊपर है। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इसके अंदर 3 लिस्ट दे रखी है। अब मैं बोला, जैसे बोला बच्चों को, हाँ कुछ याद तो आ रहा है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ याद आ रहा है? नाम तो जरूर सुना होगा यार, ऐसा तो हो नहीं सकता। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कहीं से बोला हाँ याद आ रहा है यार, ऐसा बोल के एहसान कर रहा है। ठीक है भाई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये कहां दे रखी? तीनों लिस्ट कहां दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर? भारत के संविधान में लिखी हुई है। अच्छा, उन तीनों लिस्ट में अलग अलग मैटर्स दे रखे हैं। जैसे यूनियन लिस्ट में 97 मैटर, ऐसे 1 2 3 ऐसे करके 97 मैटर्स हैं। अलग अलग, ये सीरियल नंबर समझ लीजिए इसको। वैसे टेक्निकली बोलते हैं एंट्री नंबर। क्या बोलते हैं? एंट्री नंबर। वैसे सीरियल नंबर ही समझिए आप। ठीक है? अच्छा, यहां पे कुछ लिखा होगा, 2 पे कुछ लिखा होगा, 3 पे कुछ लिखा होगा। इधर इन चीजों पे लॉ बनेगा। ये अलग अलग मैटर दे रखे, इन पे क्या बनेंगे? लॉज बनेंगे। ऐसे ही यहां टोटल कितने हैं? 97 एंट्री है। ऐसे स्टेट लिस्ट में 66 है और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 है। कितने? 47। हाउ मेनी मैटर्स, हाउ मेनी एंट्री, जो सीरियल नंबर है इसको क्या बोलते हैं? एंट्री नंबर। क्या बोलते हैं? एंट्री नंबर। सीरियल नंबर ये, उसको हम कहते हैं एंट्री नंबर। तो हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर इन द यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में कितनी एंट्रीज है? 97। स्टेट लिस्ट में 66, कॉन्करेंट लिस्ट में 47। क्लियर? 97, 66, 47। क्लियर है? अच्छा, ये जितने मैटर्स हैं, अलग अलग एंट्री नंबर, अलग अलग एंट्री नंबर, अलग अलग मैटर लिखे हुए हैं। आज तक जितने लॉ बने हैं और बन रहे हैं या आगे बनेंगे, वो इनमें ही बनते, इसके बाहर कुछ भी नहीं बनता। तो ये लॉज की क्या गंगोत्री है, सुना होगा कि गंगा जो निकलती है उसका सोर्स क्या बोलते हैं ना? गंगोत्री। ठीक है? तो लॉज का सोर्स क्या है? ये 3 लिस्ट है। जितने आज तक लॉज बने हैं या बन रहे हैं या आगे बनेंगे, किन पे बनेंगे? ये ना यूनियन लिस्ट के किसी न किसी मैटर पे, स्टेट लिस्ट से किसी न किसी मैटर पे, या कॉन्करेंट। इसके बाहर ना तो कोई लॉ आज तक बना है ना बनेगा। समझ आ रहा है?
ऐसा जो अलग अलग मैटर दे रखे हैं इनके ऊपर लॉज आपको बनते हैं और बनते रहेंगे, ठीक है। यूनियन लिस्ट में टोटल कितने मैटर दे रखे हैं? 97, स्टेट लिस्ट में 66 एंड 47 इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, ये तो कि लॉ बनता किन चीजों पे है, लॉ बनता किन चीजों पे है, इज दैट क्लियर? अब अगला सवाल है लॉ बनाता कौन है? क्या बताया था? हु मेक्स द लॉ? लेजिस्लेचर। तो बनता इनके ऊपर है, तो क्या लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा इन्हीं चीजों पर बनाएगा, हाँ या ना? हमने पहले कहा हु मेक्स द लॉ, अब क्या बोला? ऑन व्हाट मैटर्स द लॉज आर मेड। अब दोनों को कनेक्ट करें, दोनों बात को। मैंने हु मेक्स द लॉ बता दिया, ऑन व्हाट मैटर द लॉज आर मेड ये भी बता दिया। अब दोनों बात को कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, हम बोलते हैं लॉज आर मेड बाय लेजिस्लेचर, लेकिन लेजिस्लेचर हमारे कंट्री में क्या एक है या दो लेवल पे है? दो लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे और एक हर एक स्टेट लेवल। लेवल दो है ना, एक स्टेट लेवल का, हर स्टेट का अलग अलग है। तो वी हैव टू लेवल्स द स्टेट लेजिस्लेचर देयर, सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल। अच्छा, सेंट्रल लेजिस्लेचर कई बार यूनियन लेजिस्लेचर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनियन लेजिस्लेचर। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कई बार यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, हाँ या ना? तो सेंट्रल यूनियन एक ही बात है। सेंट्रल लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर, उसको पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। अच्छा, अगर यूनियन लिस्ट मैटर पे, अगर यूनियन लिस्ट मैटर पे लॉ बनाना है तो खुद सोच के बताओ लॉजिकली कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? यूनियन लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, एक ही बात है, पार्लियामेंट। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। तो यूनियन लिस्ट मैटर पे लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट पूरे कंट्री की एक है, हाँ या ना? तो अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर दो है लोकसभा राज्यसभा। अरे वो है तो एक ही ना बॉडी, ठीक है, पूरी कंट्री एक है। तो यूनियन लिस्ट मैटर पे जो लॉ बनते होंगे, क्या वो पूरे कंट्री के लिए एक जैसे बनते होंगे? यस और नो? बिकॉज बनाने वाला कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज ओनली वन। यस और नो? जैसे कंपनीज एक्ट 2013 जो आप पढ़ोगे, आपके सिलेबस में भी थोड़ा सा है, वो यूनियन लिस्ट मैटर पे बना हुआ है। किससे बना हुआ है? यूनियन। किसने बनाया होगा? पार्लियामेंट ने। तो क्या कंपनीज एक्ट 2013 पूरे हिंदुस्तान में एक जैसा चलता है? यस और नो? क्या इसमें स्टेट वाइज कोई डिफरेंस आता होगा? नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 इज अ लॉ made by a parliament on some matter given in the union list. It means क्या ये लॉ एक जैसा पूरे कंट्री में अप्लाई होता है। अनदर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट जो आप इंटर में पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं एंड ओनली फ्यू एग्जाम्पल हैव गिवन। ये भी यूनियन लिस्ट मैटर पे लॉ बना हुआ। यूनियन लिस्ट में तो 97 मैटर्स है ना, तो कंपनी या किसी एक मैटर बना हुआ, इनकम टैक्स दूसरे मैटर बना हुआ है, एंड बनाया यूनियन लिस्ट मैटर्स पे है। बनाया किसने? पार्लियामेंट। एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली सेम थ्रू आउट द कंट्री। क्लियर है? अच्छा, स्टेट लिस्ट मैटर पे लॉ कौन बनाते होंगे? कौन बनाते होंगे? अपने आप को समझ में आएगा कौन बनाते होंगे? स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बनाते होंगे? स्टेट लेजिस्लेचर। क्या स्टेट लेजिस्लेचर एक ही है या स्टेट वाइज है? तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो 66 मैटर दे रखे स्टेट लिस्ट में, किसी एक पर्टिकुलर मैटर पे एक स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर तो अलग लॉ बनाए और दूसरे स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर सेम मैटर पे अलग लॉ बनाए? क्या हो सकता है? तो क्या ऐसे लॉ थ्रू आउट द कंट्री एक जैसे होते हैं या स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं? स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं ऐसे लॉज, क्योंकि वो स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है। इज अ सेम मैटर पे गिवन इन द स्टेट लिस्ट, मे बी द स्टेट लेजिस्लेचर वन स्टेट मेक्स वन लॉ एंड अदर स्टेट लेजिस्लेचर अनदर स्टेट मेक्स सम अदर लॉ। ठीक है, क्या लॉ में फर्क आ सकता है? एंड इस कारण से ऐसे लॉज क्या अक्रॉस द कंट्री एक जैसे होते हैं? स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, आपको एक जैसा यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल, पुलिस। अच्छा, क्या पुलिस स्टेट वाइज होती है? हाँ ना, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, क्यों बोलते हैं? स्टेट वाइज होती है भाई, अलग अलग स्टेट की अपनी पुलिस है। अच्छा, इसलिए देखना स्टेट वाइज है तो क्या एक पर्टिकुलर स्टेट की, जैसे यूपी की पुलिस है या महाराष्ट्र की पुलिस है, क्या उस सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे उस स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर को? कोई स्टेट वाइज है ना। महाराष्ट्र की जो पुलिस है और जो पुलिस का जो हेड है,
अच्छा, एक स्टेट का जो पुलिस का जो हेड होता है उसको होता है डीजीपी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी बोलते हैं। वो एक उस पूरे स्टेट के पुलिस का सबसे ऊपर टॉप पोजीशन होती है, उसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो जो डीजीपी वगैरह होते हैं वो जो मीटिंग करते हैं तो किसे, उस स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उस स्टेट गवर्नमेंट में जो होम मिनिस्टर है, क्या उसके रिपोर्टिंग करते, दे आर रिपोर्टिंग टू द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, क्योंकि स्टेट वाइज पुलिस है, पुलिस पूरी कंट्री की एक नहीं है। वाई? बिकॉज ये स्टेट लिस्ट मैटर पे क्या है, स्टेट लिस्ट मैटर। देखो यूनिफॉर्म तक में फर्क होता है, यूपी पुलिस की यूनिफॉर्म अलग हो गई, महाराष्ट्र पुलिस की यूनिफॉर्म, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है सब में। क्लियर है, समझ आ रहा है? जैसे आप वेस्ट बंगाल चल जाओ, वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है पूरी व्हाइट यूनिफॉर्म है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी। देखो कई फिल्में देखना, जब वेस्ट बंगाल से रिलेटेड फिल्म दिखाएंगे वहाँ पुलिस वालों को दिखाएंगे तो पूरी व्हाइट यूनिफॉर्म। दिल्ली में क्या पूरी व्हाइट यूनिफॉर्म है क्या? इसका तो क्या है, यूनिफॉर्म तक में फर्क है, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम है। पुलिस इज अ बेसिकली मैटर गिवन इन द स्टेट लिस्ट। मैं एक एग्जांपल ऐसा और देता हूं, आपको और क्लैरिटी आएगी। अच्छा एक चीज बताइए, कई बार सुना होगा जब दिल्ली में आप गाड़ी खरीद रहे हैं, और सुना कई बार लोग बोलते हैं कि अगर ना हरियाणा नंबर ले लो, सुना होगा एच से शुरू होता है, HR से, ठीक है, तो गाड़ी सस्ती पड़ जाती है। सुना है कई बार, लड़कों ने ज़्यादा सुना, लड़कों गाड़ी को शौक ज़्यादा होता है ना? अच्छा क्यों फर्क क्यों हो जाता है? रोड टैक्स, गुड, दैट इज द करेक्ट। एक्चुअली क्या है, गाड़ी सस्ती नहीं हो रही है, कार डीलर आपको सस्ते में नहीं बेच रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है तो दिल्ली का नंबर लो या हरियाणा का। होता है कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो एक रिक्वायरमेंट है कि आपको जो गाड़ी पे जो नंबर मिलेगा, नंबर प्लेट जो नंबर होगा गाड़ी का, वो स्टेट वाइज होता है। अच्छा देखो, दिल्ली के नंबर होता है DL से स्टार्ट होते हैं, हरियाणा के HR से, महाराष्ट्र के MS से, ये सुनो। तो आप हरियाणा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस स्टेट का आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, सुना होगा RC होती है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उस स्टेट के आपको लॉज के हिसाब से रोड टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, रोड टैक्स इज अ मैटर गिवन इन द स्टेट लिस्ट, कहां दे रखा है, स्टेट लिस्ट। तो क्या अलग अलग स्टेट में क्या रोड टैक्स सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग। तो जो दिल्ली का जो रोड टैक्स रिलेटेड लॉ बना हुआ है और हरियाणा का जो रोड टैक्स रिलेटेड लॉ बना हुआ है, तो जनरली हरियाणा के रोड टैक्स लॉ जो हैं उसमें रोड टैक्स कम है और दिल्ली के रोड टैक्स लॉ के रोड टैक्स ज़्यादा है। तो अगर आप दिल्ली का नंबर लोगे तो रोड टैक्स कैसा देना पड़ेगा, दिल्ली लॉ के हिसाब से, वो ज़्यादा है। तो क्या ओवरऑल गाड़ी आपकी महंगी, तो डीलर आपसे वो लेके सरकार को जमा कराता है। किस सरकार को? उस स्टेट की गवर्नमेंट को जिसका नंबर आप ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगी, गाड़ी महंगी हो गई। लेकिन आप हरियाणा का नंबर लोगे तो वो आपसे हरियाणा के हिसाब से रोड टैक्स लेगा एंड वो हरियाणा गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो मुझे बताइए कि आपकी गाड़ी सस्ती पड़ गई। अब ये लोग सब जानते हैं ये कर लो से सस्ती, बट कई लोगों को इसका मतलब हो क्या रहा है, गाड़ी थोड़ी सस्ती मिल रही है, डीलर तो अपने पैसे उतना ही ले रहा है, फर्क किस में आ रहा है, रोड टैक्स। तो ओवरऑल आपको लग रहा है मेरी गाड़ी क्या पड़ गई, सस्ती पड़ गई, बट एक्चुअली और ये फर्क क्यों आ रहा है, बिकॉज रोड टैक्स जो है इट इज रिलेटेड टू अ लॉ गिवन इन द स्टेट लिस्ट। कहां दे रखा है, स्टेट लिस्ट में। इसलिए आपको ये फर्क रोड टैक्स में स्टेट टू स्टेट आपको फर्क नजर आएगा। इज इट ओके, क्लियर है? नाउ कमिंग टू द कॉन्करेंट लिस्ट, इस पे कौन लोग बना सकता है, दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकती है एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर भी। जैसे इसका एग्जांपल इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, कंट्री में क्या इकोनॉमिक प्लानिंग तो दोनों लेवल पे होता है, सेंटर भी करता है, पार्लियामेंट भी एज वेल एज स्टेट लेवल पे होता है। अच्छा कभी ऐसा हो, कई बच्चे पूछते हैं कि साहब कोई कॉन्करेंट लिस्ट मैटर पे अगर एक लॉ बना दिया सेम कॉन्करेंट लिस्ट मैटर पे पार्लियामेंट ने, और एक लॉ बना दिया किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों लॉ में आपस में क्लैश है, तो उस केस में लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। देश के संविधान में पहले लिखा हुआ है कि साहब कॉन्करेंट लिस्ट मैटर पे दोनों लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन अगर एक ही सेम कॉन्करेंट लिस्ट मैटर पे पार्लियामेंट ने अलग लॉ बना दिया और एक स्टेट की स्टेट अलग बना दिया, क्लैश हो रहा है, तो उस केस में लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस होगी और स्टेट वाला लॉ स्क्रैप हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इज इट ओके? तो यूनियन लिस्ट मैटर पे लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है, दैट इज द सेंट्रल लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। स्टेट लिस्ट मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर। क्या ऐसे लॉज क्या स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, यस नो? तो अलग अलग स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर अलग अलग लॉ बना सकते हैं ऑन द सेम मैटर, ऑन द सेम मैटर, यस नो? लेकिन जो यूनियन लिस्ट मैटर है, क्या पार्लियामेंट तो एक ही है, तो क्या ऐसे लॉज पूरे कंट्री में एक जैसे होते हैं? और कॉन्करेंट लिस्ट मैटर में दोनों बना सकते हैं। और कभी क्लैश हुआ सेम मैटर में, दोनों ने बना दिया डिफरेंट है, तो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। समझ आ रहा है? पक्का? अब सोच के तुम देखो,
अगर हमारे देश की लेजिस्लेचर में सिर्फ एक ही बॉडी होती, अगर होती, वैसे दो हैं, दो लेवल पे ना, एक सेंट्रल लेवल पे एक स्टेट लेवल पे, तो क्या इसीलिए तो आपको पावर लॉ बनाने की पावर को डिस्ट्रीब्यूट 3 लिस्ट में किया गया है? सोच के देखो, अगर हमारे देश में स्टेट लेजिस्लेचर जैसी कोई चीज नहीं होती, अगर नहीं होती, खाली एक ही लेजिस्लेचर का मतलब खाली पार्लियामेंट है, मान लिया ऐसा होता, तो क्या डिवीजन ऑफ करना पड़ता है? 3 लिस्ट की जरूरत होती है? हम एक जगह सारा लिख देते, बोलते इन सब पे लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर, जो कि खाली एक ही है, पार्लियामेंट। क्योंकि हमारा लेजिस्लेचर एक नहीं है, 2 लेवल पे है, तो क्या मुझे लॉ मेकिंग पावर को डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई कौन से मैटर पे पार्लियामेंट बनाएगा, कौन से स्टेट बनाए, इसलिए 3 लिस्ट बना रखी है, ये सुनो। और जो कॉमन है उसे कॉन्करेंट में डाल दिया। किसमें डाल दिया? ये दोनों बना सकते हैं। अब समझ लिस्ट का मतलब क्या, क्यों लिस्ट बनाई गई है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा, इससे क्या प्रूव हुआ? क्या लॉ मेकिंग पावर को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? क्या लॉ मेकिंग पावर को क्या कर रखा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है बिटवीन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। वो डिस्ट्रीब्यूट करने की लिस्ट बना रखी है, भैया इस लिस्ट के मैटर पे कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, इस पे कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब इस लिस्ट के थ्रू हम क्या करें? लॉ मेकिंग पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि साहब कौन से मैटर पे कौन लॉ बनाएगा। इसका तो इंडिया में लॉ मेकिंग पावर इज कन्फाइंड इनटू वन हैंड और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 अथॉरिटी, distributed between 2 authority, central legislature and the state legislature. समझ आया? enjoyed the class? पक्का? जस्ट 1 मिनट के अंदर, अभी हमने कोई सब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया है, लेकिन ये बेस देता है लॉ के बारे में समझ। हमने आज क्या पढ़ा? लॉ क्या होते हैं? सेट ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन नॉर्म्स मेड फॉर द सोसाइटी टू बी फॉलोड बाय सोसाइटी टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। फिर हमने पढ़ा हमारे सिस्टम के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या कर, तीनों मिल के सिस्टम चलाते हैं। ये चैप्टर की बहुत सारी चीज़ मैंने पढ़ा दी, यहाँ पे मैं पढ़वाऊंगा बाद में, आज तो टाइम नहीं है, मैं चैप्टर में पढ़वाऊंगा सब। क्या आपको लग रहा है सब पढ़ाया? कुछ नहीं, बहुत कुछ पढ़ा दिया है। देखिए बेटा, श्योर नहीं, लेजिस्लेचर काम क्या है? टू मेक द लॉ, टू लेजिस्लेट। लेजिस्लेट मीन्स टू मेक, लॉ को लेजिस्लेशन बोलते हैं। और लेजिस्लेचर में क्या कहता है? सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट, सेंट्रल पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर, ज्यादातर स्टेट में ओनली असेंबली, एंड कुछ स्टेट में असेंबली के साथ काउंसिल भी है। क्लियर? अच्छा, लॉज आपको सेंट्रल पार्लियामेंट और सेंट्रल लेजिस्लेचर किससे बनाएगा? यूनियन लिस्ट मैटर पे एंड कॉन्करेंट पे बना सकता है। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है किससे बनाएगा? स्टेट लिस्ट पे एंड कॉन्करेंट पे। इसलिए जो लॉज स्टेट लिस्ट मैटर बनते हैं वो स्टेट टू स्टेट उसमें फर्क होगा। वाई? बिकॉज अलग अलग स्टेट की लेजिस्लेचर अपने अपने स्टेट के लिए डिफरेंट लॉज बना सकते हैं ऑन द सेम स्टेट लिस्ट मैटर। लेकिन जो यूनियन लिस्ट के मैटर हैं उस पर लॉ जो बनते हैं दैट इज यूनिफॉर्म सेम थ्रू आउट द कंट्री। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या काम है? टू एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन कौन आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड दे ऑल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, दे ऑल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। थर्ड क्या था? जुडिशरी, जिसमें क्या थे? सारे कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इनका क्या काम है? वेन एवर एनी डिस्प्यूट regarding the interpretation of any law, to find out the correct meaning, to resolve the dispute, the courts come into picture. और अल्टीमेटली सबका काम कहीं ना कहीं लॉ से कनेक्टेड है। कोई बना रहा है, कोई इंप्लीमेंट कर रहा है, और इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उस केस में जुडिशरी कम्स इनटू द पिक्चर। क्या तीनों मिलके कंट्री को संभाल रहे हैं? यस और नो? लेजिस्लेचर, इसे बोलते हैं, ये 3 क्या है? 3 पिलर्स ऑफ द सिस्टम, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अच्छा, व्हाट इज द 4th पिलर ऑफ द सिस्टम? मीडिया, प्रेस। ठीक है, मीडिया को बोलते हैं 4th पिलर। ये 3 तो फॉर्मल है, ये तो है, लेकिन बोलते हैं मीडिया को कंसीडर 4th पिलर ऑफ द सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय द लेक्चर? ठीक है, एक बार क्लास ओवर करते हैं, अगली क्लास है, आप अलग से आके बोल लीजिए। ठीक है।